तो बेटा ये वाला चैप्टर हम पढ़ लेते हैं। आफ्टर वी कंप्लीट इलेक्ट्रोस्टैटिक्स देन ओनली वी कैन डू ग्रेविटेशन। उसके पहले तो बेटा इस टॉपिक का कोई पर्पज़ नहीं बनता, ठीक है। तो एक बार जल्दी से हम रिवाइज कर लेते हैं। न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन तो आप क्लास 9 से पढ़ते आ रहे हैं। तो की आइडियाज़ क्या हैं, जैसे कूलम्स लॉ था कि आपका जो कूलम्स लॉ है वो पॉइंट चार्जेस के लिए अप्लाई करता है, वैसे ही न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन it applies to point masses only. So I would suggest you don't bother about writing, try to only understand the things. I will share this PDF with you all later on. तो जो आपका न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन है इट अप्लाइज टू पॉइंट मासेस, ठीक है। वो एक अलग बात है, जैसे शेल थ्योरम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में थी वैसे ही एक शेल थ्योरम यहाँ पर भी है। मतलब कि अगर आपके पास कोई स्फेरिकली सिमेट्रिक मास डिस्ट्रीब्यूशन है, पहले हमने क्या बात की थी, स्फेरिकली सिमेट्रिक चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की। तो स्फेरिकली सिमेट्रिक जो मास डिस्ट्रीब्यूशन है उसको हम एक पॉइंट मास बना सकते हैं। मतलब इसके पूरे के पूरे मास को आप सेंटर पे कंसंट्रेट कर सकते हो कि नहीं। तो इवन इफ द बॉडी इज और इवन इफ द ऑब्जेक्ट इज नॉट अ पॉइंट मास, इवन देन यू कैन यूज न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। अदरवाइज अगर इन बॉडीज का साइज स्मॉल है एज कम्पेयर टू द डिस्टेंस बिटवीन देम, देन वी कैन ऑलवेज अप्लाई द न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। और मैग्नीट्यूड में न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन आप सबको पता है क्लास 9 से, कैपिटल जी इज यूनिवर्सल कांस्टेंट ऑफ ग्रेविटेशन। तो ये लॉ तो न्यूटन ने दिया था, ठीक है। अभी इसमें कुछ चेंजेस भी सजेस्टेड है, लेकिन ये लॉ अभी भी टेक्स्ट बुक्स में हम पढ़ रहे हैं, ठीक है। और कैपिटल जी की वैल्यू न्यूटन का ही फ्रेंड था कैवेंडिश, उसने सबसे पहले मेजर करके दी थी, यूनिवर्सल कांस्टेंट ऑफ ग्रेविटेशन। सो अनलाइक योर जब इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हम पढ़ते हैं ना कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी, वो यूनिवर्सल कांस्टेंट नहीं होता, ये यूनिवर्सल कांस्टेंट है, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर, ठीक है। तो वेरी इजी, ठीक है। तो ये आपको पहले से मालूम है न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। अब इसको जस्ट हम जो नया कर सकते हैं कि वेक्टर फॉर्म में अगर हम इस लॉ को पढ़ना चाहते हैं, ठीक है, तो हाउ डू यू स्टडी दिस लॉ इन दी वेक्टर फॉर्म। तो वेक्टर फॉर्म में ये जैसे अब इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ने के बाद आपको ऑलरेडी मालूम है कि दो मासेज हैं m1 और m2। अगर आपने इनको सपोज किसी भी सेपरेशन r के ऊपर रखा है, ठीक है, तो इनके बीच में जो ग्रेविटी की फोर्स आएगी उसका मैग्नीट्यूड तो इससे मिलेगा, लेकिन वेक्टर फॉर्म में आपको लिखना है तो एक कॉमन सेंस से आप देख सकते हो कि ये वाली इक्वेशन कैसे यूज़ होगी। अगर मैं फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2, ठीक है, इसकी एक्सप्रेशन लिखता हूँ तो मैग्नीट्यूड तो इतना आ जाएगा जी m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर। आर स्क्वायर क्या आएगा, अगर इसकी पोजीशन वेक्टर r1 है, इसकी पोजीशन वेक्टर r2 है, तो ये जो डिस्टेंस है, ये जो डिस्टेंस, ये क्या आएगा, ये डिस्टेंस r2 माइनस r1 का मैग्नीट्यूड आएगा। नहीं, अगर मैं समझने पे स्ट्रेस करो बेटा, लिखने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। r2 वेक्टर माइनस r1 वेक्टर, ये वाला वेक्टर आएगा और इस वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड आएगा वो ये इतना आ जाएगा, ठीक है। तो ये उस वेक्टर का मैग्नीट्यूड है। और हमने क्या किया, यहाँ पे क्यूब क्यों किया है, क्योंकि हम इसको वेक्टर फॉर्म में लिख रहे हैं। मतलब इस फोर्स की जो डायरेक्शन है वो कौन सी डायरेक्शन है आप बताओ। फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2 की, फोर्स एक्टिंग ऑन फर्स्ट मास ड्यू टू सेकंड मास, इसकी डायरेक्शन ये वाली वेक्टर की डायरेक्शन है। और ये वाली वेक्टर कौन सी है, r2 वेक्टर माइनस r1 वेक्टर। तो इस तरीके से आ जाएगा। तो हमको करना तो ऐसे होता है, नहीं, मैग्नीट्यूड, ठीक है, और r2 वेक्टर माइनस r1 वेक्टर, इससे डायरेक्शन आ गई, और r2 माइनस r1 का मैग्नीट्यूड का ओके मैग्नीट्यूड है ना। तो ये यूनिट वेक्टर बन गई इस वेक्टर की डायरेक्शन में, ठीक है। तो अब ये जो चीज़ है ये r ही है, या फिर आप कहो कि r की वैल्यू को भी हम ये करेंगे तो ये क्यूब बन जाएगा। तो ज़्यादा एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है, आप कूलम्स लॉ में ऑलरेडी कर चुके हो, पर आपको वेक्टर फॉर्म हमेशा पता होनी चाहिए इस लॉ की कि वेक्टर फॉर्म क्या है, ठीक है। तो वी मस्ट नो दैट, ओके। तो रेस्ट ऑफ द थिंग्स आर ऑन द नेक्स्ट पेज। देखो अब ग्रेविटेशनल फील्ड का आइडिया नेक्स्ट। जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड थी वैसे ग्रेविटेशनल फील्ड होती है। इलेक्ट्रिक फील्ड में हमने क्या पढ़ा था, इलेक्ट्रिक फील्ड में हमने पढ़ा था कि अगर आपके पास एक पॉइंट चार्ज है तो वो अपने आसपास की स्पेस में हर पॉइंट के ऊपर अपनी इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप करता है। लेकिन अब हम क्या कह रहे हैं, अब हम कह रहे हैं कि हमारे पास एक पॉइंट मास है, ठीक है। तो वो जो पॉइंट मास है ये अपने आसपास की स्पेस में हर पॉइंट पर क्या सेटअप करेगा, अपनी ग्रेविटेशनल फील्ड। तो अगर हम कोई भी पॉइंट P लेते हैं, ठीक है, तो हम इस पॉइंट P पर इस मास की वजह से जो ग्रेविटेशनल फील्ड क्रिएट होगी, ग्रेविटेशनल फील्ड इज ऑल्सो कॉल्ड एज ग्रेविटेशनल इंटेंसिटी। तो और कोई चाहे कुछ भी सिंबल यूज़ करें, हम ग्रेविटेशनल इंटेंसिटी एट अ पॉइंट को Eg वेक्टर से डिनोट करेंगे, जस्ट लाइक इलेक्ट्रिक फील्ड को हमने डिनोट किया था। तो ये मास यहाँ पे कुछ ग्रेविटेशनल फील्ड क्रिएट करेगा। या फिर आप ऐसे लो, कोई भी पॉइंट है P, है ना, एनी पॉइंट इन जनरल विच वी कैन इमेजिन,
एनी पॉइंट इन जनरल विच वी कैन इमेजिन। अगर इस पॉइंट पे ग्रेविटेशनल फील्ड है या नहीं वो कैसे पता चलेगा, आपको यहाँ पे एक टेस्ट मास रखना है, ठीक है। टेस्ट मास को आपने इस पॉइंट पे रखा। अब अगर टेस्ट मास के ऊपर कोई फोर्स नहीं लगी, मतलब पी m0 मास को हमने कहाँ रखा, पी पॉइंट के ऊपर। अगर पी पॉइंट पे रखने के बाद m0 मास के ऊपर कोई फोर्स नहीं लगी, ठीक है, तो इसका मतलब पी पॉइंट के ऊपर ग्रेविटेशनल फील्ड कितनी आएगी, पी पॉइंट पे ग्रेविटेशनल फील्ड आ जाएगी 0 वेक्टर। लेकिन अगर m0 मास के ऊपर कुछ ग्रेविटी की फोर्स लगती है, ये वाली वेक्टर में भी ग्रेविटी की फोर्स दिखा रही है ऐसा मान लो, तो जो ग्रेविटी की फोर्स इसको हम टेस्ट मास बोल रहे हैं, नहीं, इट इज नॉट द सोर्स मास। ये जो फील्ड है यहाँ पर, जो फील्ड पी पॉइंट पर है वो तो किसी दूसरे सोर्स ने बनाई है। तो जो ग्रेविटी की फोर्स डिवाइड बाय द वैल्यू ऑफ द टेस्ट मास, जैसे इलेक्ट्रिक केस में हमने क्या किया था, इलेक्ट्रिक फोर्स डिवाइड बाय द वैल्यू ऑफ टेस्ट चार्ज, पॉजिटिव टेस्ट चार्ज। मास के केस में क्या है, मास के केस में आपको पॉजिटिव नेगेटिव बताने की जरूरत नहीं है, बिकॉज द फील्ड इज ऑलरेडी, मास इज ऑलरेडी पॉजिटिव। तो फोर्स पर यूनिट मास एट दिस पॉइंट, तो इसमें मेन चीज़ क्या है, अगर मैं ये रेशो निकालता हूँ तो ये m0 पे डिपेंड नहीं करती, मीन्स इट इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ m0। चाहे m0 की वैल्यू कुछ भी हो, ये रेशो हमेशा सेम आती है। तो ये जो रेशो आएगी ये एक वेक्टर क्वांटिटी आएगी। आपको ध्यान से समझना चाहिए कि 1/m0 टाइम्स fg वेक्टर, ठीक है। दिस इज बेसिकली द ग्रेविटेशनल फील्ड एट दिस पॉइंट, ठीक है। तो ग्रेविटेशनल फील्ड एट दिस पॉइंट की वैल्यू आ जाएगी fg/m0, बिल्कुल इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की तरह से। इसकी यूनिट्स आएंगी न्यूटन्स पर केजी, और न्यूटन्स पर केजी आपको ध्यान से देखना चाहिए, इट इज़ द सेम थिंग एज मीटर्स पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। तो आई विल शेयर ऑल दी नोट्स विद यू, यू नीड नॉट राइट देम, ठीक है, यही मेन चीज़ है, नॉट वेस्टिंग एनी टाइम। चलो, तो ग्रेविटेशनल फील्ड अलग अलग सोर्सेज की वजह से कैसे, जैसे हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में पढ़ा था कि आपके पास एक रिंग ऑफ चार्ज है, नहीं, आपके पास एक इनफाइनाइट वायर है, नहीं, उसके ऊपर चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो ऐसे ऐसे अलग अलग सोर्सेज की वजह से ग्रेविटेशनल फील्ड कितनी आती है, थोड़ा बहुत हमको यहाँ पे भी देखना है, तो वी विल गेट आफ्टर दैट, थोड़ी देर के बाद हम उसको भी वी विल सी, ठीक है, तो उसको भी हम देखेंगे, ठीक है। तो लेट अस सी, ठीक है, देखना बेटा। तो ग्रेविटेशनल फील्ड के बारे में तो हमने कर दिया, दिस वाज नॉट प्रेजेंट हियर। चलो आगे देखो, अब ग्रेविटेशनल फोर्स है ना, इज कंजर्वेटिव इन नेचर। याद है आपको कंजर्वेटिव नेचर ऑफ फोर्स का इलेक्ट्रिक केस में क्या था, इलेक्ट्रिक केस में व्हाट डिड वी मीन बाय कंजर्वेटिव नेचर ऑफ फोर्स, डू यू रिमेंबर दैट? याद है ना सभी को, क्या किया था हमने, हाउ डिड वी प्रूव, इलेक्ट्रिक केस में हमने कैसे प्रूव किया था कंजर्वेटिव नेचर ऑफ फोर्स। हमने कहा था कि अगर आपके पास कोई भी इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड है, नहीं, कोई भी इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड है, हम उसमें टेस्ट चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक लेकर जाते हैं, आई पॉइंट से एफ पॉइंट तक, ठीक है। और यहाँ पे पहले से कोई इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट करती है, किसने क्रिएट की इलेक्ट्रिक फील्ड, चाहे कोई भी सोर्स हो, बस फील्ड कैसी होनी चाहिए, फील्ड होनी चाहिए इलेक्ट्रोस्टैटिक, मीन्स द फील्ड शुड नॉट बी टाइम वेरिंग। तो अगर इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड में आप एक चार्ज Q0 को, Q0 लेट अस से पॉजिटिव है, वैसे तो नेगेटिव चार्ज के लिए भी प्रॉपर्टी आएगी, जो वर्क डन बाय इस मोशन में, Q0 को जब मैं I से F तक ले जा रहा हूँ, तो इस मोशन में जो वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फोर्स है, ठीक है, इट इज़ पाथ इंडिपेंडेंट। नहीं, हमने लिखा था कि वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फोर्स कितना आएगा, Q0 टाइम्स VI माइनस VF। नहीं, हमने देखा था कि एक क्वांटिटी VI आ जाएगी जो कि I पॉइंट से संबंधित होगी, एक क्वांटिटी VF आ जाएगी जो F पॉइंट से संबंधित होगी, और ये VI और VF की जो वैल्यूज़ हैं वो इन पॉइंट्स के ऊपर डिपेंड करती हैं, बीच वाले पॉइंट्स के ऊपर ये वर्क डन डिपेंड नहीं करता। तो अगर हम इस पाथ के लॉन्ग Q0 को ले जाएंगे तो भी वर्क डन उतना ही आएगा इलेक्ट्रिक फील्ड का, और अगर किसी और पाथ के लॉन्ग ले जाएंगे तो इसको कंजर्वेटिव नेचर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड बोलते हैं। नाउ द सेम प्रॉपर्टी वी कैन प्रूव एग्जिस्ट ऑल्सो फॉर द ग्रेविटेशनल फोर्स। नहीं, अब ये हमने क्या किया, अब हमने यहाँ पे एक स्पेशल काइंड ऑफ क्या ले ली, स्पेशल काइंड ऑफ सोर्स ले लिया, जिसमें हमने एक पॉइंट मास को यहाँ पर फिक्स कर दिया, इट इज़ फिक्स्ड, ठीक है, इसको हम मूव नहीं करने देंगे, ठीक है। तो जब आपने इस मास को यहाँ पे फिक्स किया तो फिक्स मास की ग्रेविटेशन फील्ड आसपास की स्पेस में सेटअप हो गई, ठीक है। और I और F कोई भी दो पॉइंट्स हैं इस मास की फील्ड में, और हम एक दूसरे मास को, लेट अस से M0 को, एक दूसरे मास M0 को हम किसी पॉइंट I से किसी दूसरे पॉइंट F तक किसी भी कर्व C के अलोंग अगर हम ट्रांसलेट करते हैं या मूव करते हैं, रादर ट्रांसलेट नहीं, वी मूव इट अलोंग सम कर्व, तो ऐसा मोशन में अगर मुझे वर्क डन बाय ग्रेविटी निकालना है
तो देखो ये सब चीज़ें हम पहले से डिस्कस कर चुके हैं, तो अभी मुझे ज़्यादा डिटेल बताने की ज़रूरत नहीं पड़नी चाहिए कि अगर m0 मान लो अभी यहाँ पर है, किसी भी टाइम पर आप m0 मास को i से f तक डिस्प्लेस कर रहे हो, ठीक है, और i से f तक डिस्प्लेस करते समय आप उसको कहीं पे भी एक आर्बिट्री पोजीशन तक ले आए पाथ के ऊपर, ठीक है। तो जब आप डिस्प्लेस कर रहे हो तो पूरे पाथ के ऊपर जो ग्रेविटी की फोर्स है पहले तो वो वेरी कर रही है। उससे भी पहले हम ये पूछ सकते हैं कि m0 को हम इस कर्व के ऊपर कैसे डिस्प्लेस कर सकते हैं, ठीक है। तो m0 को कर्व के ऊपर डिस्प्लेस करने के लिए जो ग्रेविटेशनल फोर्स है विच इज़ इंटरनल फोर्स ऑफ द सिस्टम इस डायरेक्शन में आएगी, आपको एक बैलेंसिंग फोर्स एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करके रखनी पड़ेगी, और सो एज टू मूव द मास m0 ऑन दिस कर्व। सो वी हैव टू मूव m0 कॉसिस्टैटिकली। तो आई विल नॉट एक्सप्लेन वाई, ये चीज़ें आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से समझ में आनी चाहिए कि हम m0 को कॉसिस्टैटिकली i से लेके f तक मूव करेंगे, कीपिंग m0 ऑन द कर्व c, ठीक है। अब ऐसा करने में ग्रेविटी की फोर्स का वर्क क्या आएगा, ग्रेविटी की फोर्स का वर्क का फॉर्मूला आपको मालूम है, क्योंकि वर्क डन का जो ये वाला फॉर्मूला है f डॉट s, ये थोड़ी चलेगा। यहाँ पे ग्रेविटी की फोर्स वेरी कर रही है कि नहीं पाथ के ऊपर, तो हम क्या करेंगे, हम लाइन इंटीग्रल से वर्क निकालेंगे। लाइन इंटीग्रल मीन्स जिस कर्व के अलोंग आप m0 को डिस्प्लेस कर रहे हो, जिस कर्व के ऊपर आप m0 को डिस्प्लेस कर रहे हो उस कर्व को छोटे छोटे एलिमेंट्स में बांटना है। यहाँ तो मैंने छोटे से एलिमेंट्स में इसको डिवाइड किया, थोड़े से ही पार्ट्स में बांटा इसको, लेकिन हमको हंड्रेड्स और मिलियंस ऑफ पार्ट्स लेने पड़ते हैं और तब हम वर्क डन इन लाइन इंटीग्रल निकाल पाते हैं। तो इस कर्व सी को आप हंड्रेड्स ऑफ थाउजेंड्स ऑफ पार्ट्स में डिवाइड कर दो, और फिर ये छोटे छोटे डिस्प्लेसमेंट्स हैं। अब m0 को मैं यहाँ से यहाँ तक जब डिस्प्लेस करता हूँ, सपोज दैट इज़ dl वेक्टर, और m के ऊपर जो यहाँ पे ग्रेविटी की फोर्स लग रही है इस डायरेक्शन में, उसको हम इस स्मॉल डिस्प्लेसमेंट के ऊपर कांस्टेंट मान लें, तो दिस इज द स्मॉल वर्क डन, राइट। दिस इज द स्मॉल वर्क डन ड्यूरिंग अ स्मॉल आर्बिट्री डिस्प्लेसमेंट ऑफ मास m0 अलोंग द कर्व c। और टोटल वर्क निकालने के लिए हमें क्या करना है, टोटल वर्क निकालने के लिए हमें ऐसे ऐसे स्मॉल वर्क्स को ऐड करना है, ठीक है। टोटल वर्क निकालने के लिए हमें ऐसे ऐसे स्मॉल वर्क्स को ऐड करना है। और fg को कैसे लिख सकते हैं, किसी भी आर्बिट्री पोजीशन पे, जैसे हमने बेटा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स में किया था, सेम वही है कि अगर मास m0 मान लो यहाँ पर है, तो यहाँ पर इस मास की ग्रेविटेशनल फील्ड पहले से एग्जिस्ट करती है, कितनी, लेट अस से Eg। अब इस मास m0 पे कितनी फोर्स लगेगी ग्रेविटी की, तो जो ग्रेविटी की फोर्स आ जाएगी वो कैसे आ जाएगी, वो तो इतनी आ जाएगी ग्रेविटी की फोर्स, ठीक है। अब ये ग्रेविटी की फोर्स अगर मैं इसमें डाल दूँ तो मेरे पास ग्रेविटी की फोर्स m0 तो कांस्टेंट है, ये एक्सप्रेशन आ जाएगा। अब जैसे हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में किया था बिल्कुल सेम यहाँ पे अप्लाई करता है कि जो आपका ये जो एक्सप्रेशन है लाइन इंटीग्रल ऑफ दी ग्रेविटेशनल फील्ड, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक केस में हमने कहा था कि E डॉट dl फ्रॉम I टू F कैन बी रिटन एज Vi माइनस Vf, नहीं, वेयर V इज द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। नाउ इफ दिस बिकम्स G देन दिस V जस्ट बिकम्स द ग्रेविटेशनल पोटेंशियल, नहीं, क्योंकि इसके अंदर भी वही प्रॉपर्टी है, ठीक है, कि हम इसको भी ऐसे ही लिख सकते हैं। आएगा आपको समझ में। तो जो वर्क डन बाय द ग्रेविटेशनल फोर्स है, वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स को हम इन टर्म्स ऑफ ग्रेविटेशनल पोटेंशियल लिख सकते हैं, क्योंकि Eg डॉट dl को हम क्या ले लेंगे, Vi माइनस Vf। हम इसमें भी प्रूव कर सकते हैं कि जैसे इलेक्ट्रिक केस में था वही सेम यहाँ पे भी है। तो इसमें V क्या है, मैं G नहीं लगा रहा हूँ, इट इज़ ग्रेविटेशनल पोटेंशियल नाउ। तो अगेन इस एक्सप्रेशन से भी हमें क्या पता चलता है, इस एक्सप्रेशन से भी हमें पता चलता है कि जब आप m0 मास को I से लेके F तक डिस्प्लेस कर रहे हो तो वर्क डन सिर्फ इनिशियल पोटेंशियल और फाइनल पोटेंशियल पे डिपेंड करता है, इट डज नॉट डिपेंड अपॉन दी पाथ टेकन। और बाकी चीज़ें आपको ये याद होनी चाहिए, ठीक है। अच्छा, इसी प्रॉपर्टी से लिंक्ड एक और प्रॉपर्टी है जो कि कई जगह पे कंजर्वेटिव फोर्स की डेफिनेशन में यूज होती है। एनी फोर्स इज सेड टू बी कंजर्वेटिव इफ द वर्क डन बाय दैट फोर्स इज पाथ इंडिपेंडेंट, जो यहाँ से बड़े आराम से पता चल रहा है, क्योंकि जो बीच वाले पॉइंट्स की पोटेंशियल है उसके ऊपर वर्क थोड़ी डिपेंड कर रहा है, सिर्फ इनिशियल और फाइनल पे डिपेंड कर रहा है। तो अगर इनिशियल और फाइनल सेम है तो पाथ चाहे कोई भी हो उसके ऊपर वर्क तो सेम ही आएगा। अब इसी से रिलेटेड एक चीज़ है कि अगर हम किसी भी केस में, अगर मान लो मैं यहाँ पे m0 को I से F तक मूव कर रहा था, अगर मैं m0 को अगर क्लोज पाथ पे मूव करता तो वर्क कितना आता, वर्क आएगा 0। वो आपने देखना है, इट इज़ लाइक अ कोरोलरी ऑफ दिस थ्योरम। एडिशनल रिजल्ट है कि अगर ये वर्क डन अलोंग दिस पाथ है तो अगर मैं दोबारा m0 को किसी भी पाथ से ले जाऊँ यहाँ पे तो C1 I से F तक का ये वाला पार्ट और C2 ये वाला पार्ट, तो ऐसे ये क्लोज पाथ हो गया। तो क्लोज पाथ के ऊपर वर्क निकालेंगे तो C1 का वर्क यहाँ से I तक F तक अलोंग C1 का वर्क आ जाएगा इतना, और फिर वापस F से यहाँ अलोंग C2 ये जो ऑरेंज वाला पार्ट है इसके ऊपर वर्क आ जाएगा VF माइनस VI, तो नेट वर्क आ जाएगा 0, जो कि मैंने यहाँ पे आपके नोट्स में लिख दिया है, इसको आप ध्यान से पढ़ लेना। सो ऑल दीज प्रॉपर्टीज यू मस्ट कीप इन योर माइंड।
बाकी और भी ग्रेविटेशनल फोर्स की प्रॉपर्टीज़ हैं, जैसे इट इज़ ओनली अट्रैक्टिव इन नेचर, इट इज़ नॉट लाइक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ठीक है। सेंट्रल फोर्स है, सेंट्रल फोर्स आप समझते ही हो कि अगर आपके पास दो स्फेरिकली सिमेट्रिक चार्ज डिस्ट्रीब्यूशंस हैं तो इनके जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी आएंगे, सेंटर ऑफ मासेस हम ले लेते हैं। अगर बॉडी का साइज़, ये बॉडी है, अगर इसका साइज़ बहुत बड़ा नहीं है तो इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी और सेंटर ऑफ मास एक ही पॉइंट आ जाता है। तो अदरवाइज जो लाइन ज्वाइनिंग दी टू सेंटर्स है, मतलब ये m2 मास है, ये m1 मास है, तो फोर्स जब सेंट्रल फोर्स है तो सेंट्रल फोर्स का मतलब जो इसके ऊपर फोर्स लगेगी F12 ड्यू टू दी अदर स्फेरिकल बॉडी, ठीक है, या स्फेरिकली सिमेट्रिक बॉडी, तो वो अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग दी टू सेंटर्स आएंगी दोनों फोर्स, इसको हम सेंट्रल नेचर ऑफ द फोर्स बोलते हैं। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन सम ऑफ द रिजल्ट्स विच वी आर गोइंग टू स्टडी, ठीक है। तो बाकी बेटे आप लोगों को मालूम ही है ना, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल की मेजरमेंट के बारे में आपको मालूम है, हमने वहाँ पे कैसे किया था, हाउ डू वी मेजर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल को कैसे मेजर करते हैं, सारी चीज़ें आपको मालूम है। इलेक्ट्रिक केस में तो पहली बात क्या है, अगर आपको मान लो मैं कहता हूँ कि ये एक पॉइंट मास है, अब इस पॉइंट मास की ग्रेविटेशनल पोटेंशियल मुझे ए डिस्टेंस के ऊपर मेजर करनी है और डिफाइन करनी है। तो मैंने आपको कहा था इस पॉइंट की ग्रेविटेशनल पोटेंशियल की वैल्यू निकालने के लिए हमें क्या करना है, पहले हमें एक रेफरेंस पॉइंट चूज़ करना है जहाँ पे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल को हम जीरो ले लेंगे। और यूजुअली हम इलेक्ट्रिक केस में कहाँ करते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को जीरो, इन्फिनिटी पर। तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल को भी हम कहाँ पे जीरो मान लेंगे, इन्फिनिटी के ऊपर, ठीक है। तो वंस यू एज्यूम दैट ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एट इन्फिनिटी इज जीरो, देन वी कैन डिफाइन एंड मेजर द ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एट द पॉइंट पी। और हम आर्ग्यू कर सकते हैं ज़्यादा फंडामेंटल टर्म्स में, जैसे हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में किया था, पर अभी आप समझ लो हाउ डू वी डिफाइन द ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एट द पॉइंट पी। द ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एट द पॉइंट पी मे बी डिफाइंड एज द वर्क डन बाय द एक्सटर्नल फोर्स पर यूनिट टेस्ट मास। ये तो सोर्स मास है। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एट पी मेजर करने के लिए क्या करना है, आपको एक टेस्ट मास को इन्फिनिटी से लाना है, आपको एक टेस्ट मास को इन्फिनिटी से लाना है पी पॉइंट तक। और ऐसा करने में जो एक्सटर्नल फोर्स का टोटल वर्क आया उसको आप टेस्ट मास की वैल्यू से डिवाइड कर दो, जो क्वांटिटी आती है जूल्स पर केजी इसकी यूनिट है, दैट क्वांटिटी इज कॉल्ड एज द ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एट द पॉइंट पी। सो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज कैन बी फाउंड इन द सेम वे एज वी डिड द ग्रेविटेशनल पोटेंशियल इन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फॉर अ पॉइंट चार्ज। तो हमारे पास क्या ग्रेविटेशनल पोटेंशियल आएगी, ये बिल्कुल सेम वही आर्टिकल है, बस आपको ये ध्यान में रखना है कि इलेक्ट्रिक फोर्स की तरह से ग्रेविटेशनल फोर्स रिपल्सिव नहीं होती। तो ये सोर्स मास है, इसकी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल मुझे ए डिस्टेंस पे निकालनी है पी पॉइंट पे, तो मुझे एक m0 मास को ड्रैग करना है इन्फिनिटी से लेकर इस पॉइंट तक, ठीक है। और ऐसा करने में जो एक्सटर्नल फोर्स का मतलब मुझे क्वासी स्टैटिकली लेकर आना है उसको, ये तो पता लगेगी आपको। तो एक इंटरनल फोर्स तो m0 मास को जब आप इन्फिनिटी से लेकर आ रहे हो, ये इन्फिनिटी से आ रहा है फ्रॉम इन्फिनिटी, m0 मास को जब आप इन्फिनिटी से लेकर आ रहे हो तो इंटरनल फोर्स इस तरफ एक्ट करेगी। तो आपको अपनी एक्सटर्नल फोर्स लगानी है सो एज टू प्रिवेंट m0 फ्रॉम एक्सेलेटिंग, राइट। तो आपकी जो एक्सटर्नल फोर्स है वो एक्चुअली इस मास m0 को इन्फिनिटी से p तक लाने में नेगेटिव वर्क करेगी, क्योंकि मास m0 इन्फिनिटी से इस तरफ लेके आ जा रहा है। तो p से q तक एक इनफाइनाइटेसिमल डिस्प्लेसमेंट है, लेट अस से dl वेक्टर, ठीक है, pq वेक्टर इज dl वेक्टर, इनफाइनाइटेसिमल डिस्प्लेसमेंट। और यहाँ से यहाँ तक हमें कितनी एक्सटर्नल फोर्स लगानी है, जो इंटरनल फोर्स है सिस्टम की उतने ही मैग्नीट्यूड की फोर्स, लेकिन ऑपोजिट डायरेक्शन में। ग्रेविटी की फोर्स इस तरफ है और एक्सटर्नल फोर्स इस तरफ है, ठीक है। तो बिकॉज वी हैव टू प्रिवेंट m0 फ्रॉम undergoing acceleration, we have to bring it quasi-statically। तो स्मॉल वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स इतना आ जाएगा, लेकिन एक्सटर्नल फोर्स और डीएल वेक्टर, ये जो ग्रीन वाले वेक्टर है ये डीएल वेक्टर है, राइट। तो इन दोनों के बीच में कितना एंगल है, पाई। तो ये स्मॉल वर्क डन आया ड्यूरिंग द स्मॉल डिस्प्लेसमेंट और टोटल वर्क डन फ्रॉम इन्फिनिटी टू द पॉइंट पी, वो हमने यहाँ पे आगे निकाल लिया, ठीक है। तो हमने एक्सटर्नल फोर्स का मैग्नीट्यूड कितना लिया, यहाँ पर ये दिख रहा है आपको, ये एक्सटर्नल फोर्स का मैग्नीट्यूड है डीएल, और कॉस पाई की वैल्यू यहाँ पे -1 यहाँ पे रखी हुई है, तो ये आपको मैंने इसमें डाल दी। तो ये आपके पास एक्सटर्नल फोर्स की वैल्यू आ गई, डीएल आ गया, कॉस पाई की वैल्यू आ गई। आगे बेटे इंटीग्रेशन है, बस इसमें एक स्मॉल स्टेप आपको ध्यान रखना चाहिए। जब हम मास m0 को p से q तक आने देते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स के इफेक्ट में, और अपनी एक्सटर्नल फोर्स लगाकर उसको एक्सेलरेट करने से रोक रहे हैं p से q तक के डिस्प्लेसमेंट में, तो डीएल वेक्टर तो pq लेंथ है, नहीं, डीएल वेक्टर इज लेंथ pq वेक्टर का मैग्नीट्यूड। लेकिन इसमें r क्या है, r को हम बोलते हैं, r इज़ अ वेरिएबल रेडियल डिस्टेंस, हमने इसको बोला था। तो जब मैं p से q तक आऊँगा तो r कम हो रहा है, तो चेंज इन r इज नेगेटिव इन कमिंग फ्रॉम p टू q, ठीक है। सो चेंज इन r इज नॉट इक्वल टू dl बट नेगेटिव ऑफ dr इज इक्वल टू dl, ठीक है। तो ये स्टेप जब हम यहाँ करेंगे, यहाँ पे -dl है ना, देखो इसको मैंने dr लिख दिया बस,
ठीक है। तो डी आर लिखने के बाद फिर इन्फिनिटी से लेकर आर को मुझे कहाँ तक लाना है, a is a constant, r is a variable, r is infinity at infinity and r is equal to a when you bring the mass m0 from infinity to the point a। तो infinity से लेकर a, अब ये इंटीग्रेशन करेंगे तो ये आ जाएगी ये एक्सप्रेशन माइनस जी एम अपॉन ए। सो माइनस जी एम अपॉन ए इज द ग्रेविटेशनल पोटेंशियल ड्यू टू अ पॉइंट मास एट अ डिस्टेंस a। अगर मैं एक पॉइंट मास की ग्रेविटेशनल पोटेंशियल मेजर करता हूँ, ठीक है, for the point mass the gravitational potential at I point will become this, at F point will become this, और work done by gravity। अगर मैं सपोज इस केस में जो मैं पहले आर्टिकल कर रहा था, इस केस में हम क्या कर रहे थे, इस केस में हम एक m मास के फील्ड में एक m0 मास को I से लेकर F तक डिस्प्लेस कर रहे थे। तो क्योंकि हम पॉइंट मास की फील्ड में जा रहे हैं तो पॉइंट मास की ग्रेविटेशनल पोटेंशियल आई पॉइंट पे कितनी आ जाएगी, अभी हमने फॉर्मूला निकाला माइनस जी एम अपॉन आर आई, और एफ पॉइंट पे कितनी आ जाएगी माइनस जी एम अपॉन आर एफ। तो ये वैल्यूज़ अगर मैं इस फॉर्मूले में डाल दूँ तो बिल्कुल सेम है, ठीक है। आपको याद होना चाहिए ग्रेविटी की फोर्स जैसे हमने इलेक्ट्रिक फोर्स में किया था, इलेक्ट्रिक फोर्स में हमने किया था वर्क डन बाय द इंटरनल फोर्स ऑफ द सिस्टम, मतलब इलेक्ट्रिक फोर्स हमने किया था Q इंटू डी वी नेगेटिव, ठीक है। और एक्सटर्नल फोर्स का वर्क अगर हम कॉसिस्टैटिकली डिस्प्लेस कर रहे हैं तो वो Q इंटू डी वी, ठीक है, वेयर Q इज द चार्ज बिंग मूव्ड या Q0 इज द चार्ज बिंग मूव्ड, ठीक है। लेकिन अब हम क्या करेंगे, ग्रेविटी की फोर्स के वर्क के लिए सिमिलर एक्सप्रेशन आएगा, बस Q0 की जगह m0 आ जाएगा। एक ग्रेविटेशनल फोर्स इंटरनल फोर्स है तो उसके अंदर माइनस डी वी आएगा, और जो इलेक्ट्रिक फोर्स है उसके अंदर क्या आएगा, उसके अंदर ये प्लस डी वी आ जाएगा, राइट, एक्सटर्नल फोर्स, ठीक है। एक्सटर्नल फोर्स का वर्क डन m0 इंटू डी वी। ये समझ में आया कैसे है, m0 मास को हम I से F तक डिस्प्लेस कर रहे हैं तो एक्सटर्नल फोर्स का वर्क डन इतना आएगा अगर हम कॉसिस्टैटिकली डिस्प्लेस कर रहे हैं। बाकी ये आपको ध्यान में रखना चाहिए, यहाँ पर जो फोर्स पोटेंशियल की एक्सप्रेशन से माइनस साइन है, तो जब आप इस डी वी में वैल्यूज़ डालोगे, नहीं, अगर आप I से F तक जा रहे हो तो यहाँ पे माइनस जी एम अपॉन आर एफ, और इसमें से माइनस करना है माइनस जी एम अपॉन आर आई, तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो ये एक्सप्रेशन मैंने यहाँ पे डाल दी है, जब आप नोट्स में से बाद में देखेंगे तो आप इसको ज़रूर चेक कर लेना, ठीक है, कि ये एग्जैक्टली ऐसा किस तरीके से आया। तो बाकी चीज़ें मैंने आपको एक्सप्लेन की है। फॉर कॉसिस्टैटिक डिस्प्लेसमेंट आपको मालूम ही है, वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स और वर्क डन बाय ग्रेविटी की फोर्स के अंदर माइनस साइन का डिफरेंस होता है, तो इट गोज़ एग्जैक्टली द सेम वे, ठीक है। तो इसीलिए मैंने आपको कहा था कि जब तक हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स नहीं पढ़ते तो ग्रेविटेशन को पढ़ने में हमें थोड़ी सी मुश्किल आएगी, बिकॉज सिमिलर प्रॉपर्टीज़ आर देयर। सुपरपोजिशन प्रिंसिपल है, आपको मालूम है कि अगर आपके पास एक ट्राइंगल है, मान लो अभी हम सिंप्लिसिटी के लिए एक इक्विलेटरल ट्राइंगल ले लेते हैं, ए बी सी इज़ द इक्विलेटरल ट्राइंगल एंड सपोज 3 पॉइंट मासेस आर फिक्स्ड, ठीक है, ऑन द corners of this equilateral triangle. Let us consider the centroid, let us say it is G, so then you know that this distance from A to G is A by root 3 in the right angle triangle, or rather in the equilateral triangle. तो अब अगर मैं पूछता हूँ कि what is the total gravitational potential at the point G, तो सुपरपोजिशन प्रिंसिपल क्या कहता है, पहले आप M की ग्रेविटेशनल पोटेंशियल G पर निकाल लो। तो देखो जैसे हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में किया था, इन तीनों मासेस की सुपरपोजिशन प्रिंसिपल फॉर ग्रेविटेशनल फील्ड भी होगा, नहीं, हम ग्रेविटेशन फील्ड का भी सुपरपोजिशन प्रिंसिपल कंसिडर कर सकते हैं और ग्रेविटेशनल पोटेंशियल का भी सुपरपोजिशन प्रिंसिपल देख सकते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की तरह से ही। बस ग्रेविटेशनल फील्ड क्या है, वो एक वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है। तो अब आपको पता होना चाहिए, है ना, और कि ग्रेविटेशनल फील्ड कैसे आएगी। तो पहले ग्रेविटेशनल फील्ड के लिए विजुलाइज कर लो, तो इसकी ग्रेविटेशनल फील्ड इस पॉइंट पे किस डायरेक्शन में आएगी, जैसे हमने इलेक्ट्रिक केस में किया था, यहाँ पे एक टेस्ट चार्ज इमेजिन करो, ये उस पर किस तरह फोर्स लगाएगा, अट्रैक्टिव, तो इसकी ग्रेविटेशन फील्ड, मान लो ये पहला मास है, इसकी ग्रेविटेशन फील्ड E1 इसी डायरेक्शन में आ जाएगी, दूसरे की ग्रेविटेशन फील्ड इसी डायरेक्शन में आ जाएगी, ये दूसरा है तो सेकंड मास, और तीसरा मास सपोज यहाँ पे रखा है वो भी M है, सिंप्लिसिटी के लिए M ले लो, वरना इसको हम 2M, इसको हम 3M 4M कुछ भी ले सकते हैं, और यहाँ पर अभी सिंप्लिसिटी के लिए इक्वल मासेस ले लो, ये भी M है, तो इसकी ग्रेविटेशन फील्ड भी इस तरफ आएगी, तीनों ग्रेविटेशन फील्ड E1 E2 E3 वो वेक्टोरियली ऐड करेंगे जैसे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में किया था। और पोटेंशियल क्या है, वो सिमिलर वे से हम पोटेंशियल का भी सुपरपोजिशन प्रिंसिपल ले सकते हैं, और ये टोटल पोटेंशियल एट अ पॉइंट फाइंड करना काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। वो कैसे होता है वो आपको मालूम ही है, लेकिन एक बार मैं रिकॉल करूँगा, बाकी फिर हम इसको आगे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी को पढ़ने वाले हैं। तो अगर यहाँ पे भी M मास रखा है, यहाँ पे भी M मास, ये पहला मास, ये दूसरा मास, ये तीसरा मास,
तो यहाँ पे इसकी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल आएगी V1, राइट, इसकी आएगी V2, इसकी कितनी आएगी -gm अपॉन ये डिस्टेंस यानी कि a/√3, ये एक की आएगी। अब तीनों की कितनी हो जाएगी मिला के, टोटल ग्रेविटेशनल पोटेंशियल आएगी इतनी। व्हाट इज द यूज ऑफ फाइंडिंग द टोटल ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एट द पॉइंट एट द सेंट्रॉइड? यूज इज कि अगर मान लो मैंने यहाँ पर लाके एक टेस्ट मास कैपिटल M यहाँ पे रख दिया, तो उस टेस्ट मास की जो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी है वो कैसे निकलेगी, जैसे इलेक्ट्रिक केस में हमने किया था सेम वे से उसकी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी निकल जाएगी। चलो या इससे ठीक है, तो हम इसको आगे करते हैं, आगे और भी हमें पढ़ना है इसमें। नाउ द नेक्स्ट थिंग अबाउट दिस इज ये चीज़, ये आर्टिकल है जो हमने 11th में किया था। कुछ बच्चों ने अगर नहीं किया है तो आप एक बार हेडिंग देखो, घबराना नहीं, एंगुलर मोमेंटम की वैल्यू देख नाम देखकर यहाँ पर। तो आप इसको इमेजिन करो, अभी एक कमरे की फ्लोर है, इमेजिन करो आपने कमरे की फ्लोर, उसमें एक तरफ हमने x और एक तरफ हमने y एक्सिस बना दिया, और मान लो एक पार्टिकल इस फ्लोर के ऊपर पड़ा हुआ है, और ये पार्टिकल किसी भी पाथ, ये जो ग्रीन वाला ये पाथ है, तो मतलब ये पाथ किसी एक बड़े पाथ का भाग हो सकता है। तो हम एक स्मॉल टाइम तक इस पार्टिकल को देखते हैं, t टाइम से लेके t + dt, dt इज अ इनफाइनाइटेसिमली स्मॉल टाइम, ठीक है। तो t टाइम पे इसकी पोजीशन वेक्टर है r वेक्टर, और dt टाइम के ऊपर इसकी पोजीशन वेक्टर में थोड़ा सा चेंज आएगा, मान लो r वेक्टर में ये ऐड हो गया, तो ये जो ऐड हुआ इसको भी इनफाइनाइटेसिमल वेक्टर dr वेक्टर ले लेते हैं, तो फाइनल पोजीशन वेक्टर बन गई r वेक्टर प्लस dr वेक्टर। तो अब मेन चीज़ क्या है कि ये OAB एक ट्राइंगल है, और ट्राइंगल का एरिया ऐसे आता है कि ये एक ट्राइंगल की साइड है, ये दूसरी ट्राइंगल की साइड है, तो r वेक्टर क्रॉस dr करने से तो एक r वेक्टर और dr वेक्टर जो पैरेललोग्राम बनाएंगी उसका एरिया आएगा। अगर मैं इसका हाफ ले लेता हूँ तो OAB ट्राइंगल का एरिया आ जाएगा, और एरिया भी एक वेक्टर क्वांटिटी है, वो हम ग्रेविटेशन उस रादर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में बड़े आराम से गॉस लॉ करते समय देख चुके हैं। तो इस केस में देखो r क्रॉस r किस तरफ आएगा, r क्रॉस r इज अलोंग y एक्सिस, ठीक है। तो मतलब इस ट्राइंगल का एरिया y एक्सिस के अलोंग आ जाएगा, j कैप के अलोंग, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। एरिया वेक्टर हम नेगेटिव डायरेक्शन में भी ले सकते हैं, हम dr क्रॉस r वेक्टर लेंगे तो वो ऑपोजिट डायरेक्शन में पहुंच जाएगा। नन इज राइट और रॉन्ग, यू कैन टेक एनी डायरेक्शन एज पर योर यूज। तो ये एरिया ऑफ ट्राइंगल आ गया। अब इसको हम dA वेक्टर लिख सकते हैं, एरिया ऑफ दिस ट्राइंगल, इस ट्राइंगल का एरिया को dA वेक्टर लिख सकते हैं। और dA/dt कितना आ जाएगा, तो इसको भी अगर आपने dt से डिवाइड किया, इसको भी dt से डिवाइड करो। अब dr वेक्टर बाई dt इज द वेलोसिटी, ये इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी एट द टाइम t, ये याद रखना चाहिए, क्योंकि वेलोसिटी की यही डेफिनेशन होती है, वेलोसिटी इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन वेक्टर विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो अब आपके पास ये एक्सप्रेशन आ गया। अब अगर मैं इसमें यहाँ पर m लिख दूँ और इसमें यहाँ पर m लिख दूँ, ठीक है, तो क्योंकि ये तो स्केलर क्वांटिटी है, क्रॉस प्रोडक्ट में m को मैं यहाँ भी लिख सकता हूँ, यहाँ भी लिख सकता हूँ, कहीं पे भी ले जा सकते हैं, ठीक है, इट इज़ वन इन द सेम थिंग। तो आपके पास ये एक्सप्रेशन आ जाएगा बेटा, ये मोमेंटम बन जाएगा, लीनियर मोमेंटम, तो r क्रॉस p। अगर आप समझ पा रहे हैं कि r क्रॉस p क्या है, अगर ये पार्टिकल t टाइम पे यहाँ पर है तो इसका जो लीनियर मोमेंटम है m टाइम्स v वेक्टर, अगर मैं r वेक्टर क्रॉस mv वेक्टर लेता हूँ तो देन दिस इज कॉल्ड एज द एंगुलर मोमेंटम ऑफ दिस पार्टिकल एट द टाइम t रिलेटिव टू द ओरिजिन, मतलब अबाउट द ओरिजिन, ऐसे बोलते हैं द एंगुलर मोमेंटम ऑफ दिस पार्टिकल एट द टाइम t अबाउट द ओरिजिन। व्हाट इज r क्रॉस p हियर, r क्रॉस p इज द एंगुलर मोमेंटम ऑफ दिस पार्टिकल एट द टाइम t अबाउट द ओरिजिन। तो हमने ये एक्सप्रेशन डिराइव की जिसको आपको 100% याद रखना है, क्योंकि इसके ऊपर बेस कभी भी क्वेश्चन आ सकते हैं। तो r क्रॉस p को हमने l लिख दिया और ये इक्वेशन आ गई है। This is sometimes called as the geometrical interpretation of angular momentum. If you can understand, it means के किसी भी arbitrary time पर ये जो angular momentum है इस पार्टिकल का relative to the origin, arbitrary time पे तो ये पार्टिकल इधर है, अभी तो एक t टाइम पे तो ये कहीं गया नहीं ना, t प्लस dt तो बाद में आने वाला है। तो जब ये वेक्टर ऐसे चेंज होगी बिकॉज ऑफ मोशन, तो एक ट्राइंगल स्वीप आउट होगा, नहीं ट्राइंगल स्वीप आउट होगा। नाउ द रेट ऑफ चेंज ऑफ द एरिया ऑफ दिस ट्राइंगल, इट इज l वेक्टर डिवाइड बाय 2m। सो समहाउ दिस इज कॉल्ड एज द एंगुलर मोमेंटम, दिस इज कॉल्ड एज द ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम ऑफ अ पार्टिकल। इसको याद रखें। और dA/dt इज कॉल्ड एज द एन एरियल वेलोसिटी, रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया ऑफ द ट्राइंगल विद रिस्पेक्ट टू टाइम, ट्राइंगल जो हमने अभी यहाँ बनाया था। अब दिस जो हमने अभी एरियल वेलोसिटी पढ़ा है, दिस इज वन ऑफ द बेसिस ऑफ वन ऑफ द किरचॉफ्स लॉज। तो किरचॉफ के 3 लॉ है। पहला लॉ तो बिल्कुल ही सिंपल है, जिसको हम लॉ ऑफ ऑर्बिट्स बोलते हैं। अकॉर्डिंग टू द किरचॉफ्स लॉ ऑफ ऑर्बिट्स, व्हाट इज द रूल? द रूल इज दैट the planets moving around the sun and maybe similar planetary systems elsewhere also, because gravitational force is universal and has the similar properties. जो planets हैं वो sun के अराउंड elliptical path में चलती हैं। तो elliptical path क्या है? देखो अगर मैं सर्कल बनाता हूँ, नहीं तो सर्कल के अंदर दोनों तरफ, यानी कि एक ये
जिसको हम डायमीटर बोलते हैं, और एक ये जिसको हम डायमीटर बोलते हैं। तो इन दोनों डायमीटर्स की लेंथ तो सेम ही है ना, लेकिन इलिप्स डिविएट्स फ्रॉम दी सर्कुलर शेप। ठीक है, कैसे डिविएट करता है? इलिप्स में ये जो इसका सेंटर है, इसकी फिजन होगी, दो छोटे छोटे फोकाई बन गए। उससे क्या हुआ कि एक तरफ वाली जो ये वाली एक्सिस है, एक्सिस मीन स्ट्रेट लाइन, ये थोड़ी सी बड़ी बन गई सपोज। ठीक है, और ये वाली लाइन जो ऐसे थी थोड़ी सी छोटी बन गई। तो इलिप्स में क्या होता है, इसको हम बोलते हैं सेमी मेजर, इसको हम बोलते हैं मेजर माइनर एक्सिस, क्योंकि ये छोटी बन गई है। और जो ये वाली एक्सिस है, इसको हम बोलते हैं मेजर एक्सिस, ये जो थोड़ी सी बड़ी बन गई है इसके कंपैरिजन में। तो अगर मैं इसकी लेंथ को 2a लेता हूँ और इसकी लेंथ को मैं 2b लेता हूँ, ठीक है, तो आपको मालूम है इलिप्स में 2 पॉइंट स्पेशल होते हैं, F1 एंड F2। जिन बच्चों को नहीं मालूम है इलिप्स की बेसिस, उनके हेल्प के लिए बता देते हैं कि बेटा F1 और F2, देखो सेंटर ऑफ द इलिप्स तो ये है, जैसे सर्कल का भी सेंटर था, कि इलिप्स के अंदर एक स्पेशल प्रॉपर्टी होती है। इलिप्स इज़ अ कर्व जिसमें ये प्रॉपर्टी होती है कि अगर मैं P पॉइंट कहीं पर भी लूँ इलिप्स में, चाहे यहाँ ले लूँ, चाहे मैं यहाँ ले लूँ, चाहे मैं यहाँ ले लूँ, तो PF1 प्लस PF2, ये जो PF1 प्लस PF2, ये डिस्टेंस जो है ये कांस्टेंट होता है इलिप्स में, एंड इट इज़ ऑलवेज इक्वल टू 2a। ये प्रॉपर्टी होती है इलिप्स में। ठीक है, तो इसको याद रखें, खासकर मेडिकल वाले स्टूडेंट्स। और इलिप्स के अंदर जो स्टैंडर्ड चीज़ें हैं वो ये है, देखो 2a इज़ द मेजर एक्सिस। मेजर एक्सिस को यानी कि यहाँ से लेके यहाँ तक की लेंथ को हम 2a बोलते हैं, यहाँ से लेके यहाँ तक की लेंथ को हम 2b बोलते हैं। F1 एंड F2 आर 2 स्पेशल पॉइंट्स विच आर कॉल्ड एज फोकाई। और अभी हम देखेंगे कि फोकाई क्या, मतलब वो उसका सेंटर से कितना डिस्टेंस होता है। जिन बच्चों को मालूम है तो अच्छी बात है, जिनको नहीं मालूम वो एक बार याद कर लेना अभी। तो कुछ प्रॉपर्टीज इलिप्स के हमें मालूम होनी चाहिए। तो जो आपका फोकाई से सेंटर तक का डिस्टेंस है उसको हम c से डिनोट करते हैं। ठीक है, अब अगर मैं इसको XY एक्सिस का ओरिजिन बना दूँ, तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स आएंगे -c,0 और इस फोकस के कोऑर्डिनेट्स आएंगे c,0। और इलिप्स के लिए हम एक टर्म डिफाइन करते हैं जिसको हम बोलते हैं एक्सेंट्रिसिटी ऑफ द इलिप्स। नाउ एक्सेंट्रिसिटी ऑफ द इलिप्स इज अ वैल्यू विच टेल्स अस अबाउट द डेविएशन ऑफ द इलिप्स फ्रॉम द परफेक्टली सर्कुलर शेप, कि इलिप्स सर्कुलर शेप से कितना डिविएट कर रहा है। और एक्सेंट्रिसिटी ऑफ द इलिप्स इज डिफाइंड एज c/a। तो अगर आप देखो, अगर ये फोकस इधर आ जाए, ये फोकस इधर आ जाए, जो फिजन हुई थी पहले, तो c की वैल्यू 0 बन जाएगी, तो एक्सेंट्रिसिटी भी 0 बन जाएगी। सो द रेशियो ऑफ c टू a, व्हाट इज a? a इज हाफ द मेजर एक्सिस, तो उसको हम a को हम बोलते हैं सेमी मेजर एक्सिस, और b को हम बोलते हैं सेमी माइनर। सेमी मीन्स हाफ ऑफ द माइनर एक्सिस। तो एक्सेंट्रिसिटी की वैल्यू अगर आप रखते हो, c की वैल्यू आपके पास e टाइम्स a आएगी, तो इसके कोऑर्डिनेट जो -c,0 है तो बन जाएंगे -a,0। और बाकी बेटा बिल्कुल इजी चीज़ें हैं जो कि आपको मालूम होनी चाहिए। नहीं मालूम है तो एक बार इस डायग्राम को देखो। यहाँ पर ये डिस्टेंस b है, ये डिस्टेंस c है, तो ये डिस्टेंस आएगा b² + c² अंडर द रूट, समझ रहे हो। तो अब ये पॉइंट भी p की तरह से इलिप्स के ऊपर ही है, तो हम क्या लिखेंगे, ये पॉइंट दिस डिस्टेंस प्लस दिस डिस्टेंस, जो बन जाएगा ट्वाइस ऑफ b² + c², क्योंकि ये भी b² + c² अंडर द रूट है। तो ट्वाइस ऑफ अंडर रूट ऑफ b² + c² इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ a, तो ये कैंसिल हो जाएगा। स्क्वेयरिंग बोथ साइड से आपके पास आया b² + c² इज इक्वल टू a², तो c² की वैल्यू आई a² - b², c की वैल्यू आई अंडर द रूट ऑफ a² - b²। ये जो जितनी भी चीज़ें हैं इनको याद रखो, क्योंकि ये किसी भी ग्रेविटेशन के क्वेश्चन में कहीं पर आपको यूज़ हो सकती हैं, और कई बार आपको याद रखने से आपको एक एडवांटेज भी दे सकते हैं दूसरे स्टूडेंट्स को जब कोई क्वेश्चन पूछा जाए। जब a और b इक्वल हो जाते हैं तो इलिप्स बिकम्स अ सर्कल, ये तो आपको वैसे ही दिख रहा है। जब a b के इक्वल हो जाएगा तो एक्सेंट्रिसिटी 0 हो जाएगी। बाकी आप लोगों को मालूम है, जिन बच्चों ने मैथ्स में पढ़ा है, तो जैसे सर्कल एक कर्व है जिसके अंदर एक्सेंट्रिसिटी 0 होती है, हम ये बोलते हैं कि इलिप्स की एक्सेंट्रिसिटी हमेशा 1 होती है, 1 से कम होती है, क्योंकि आप देखो एक्सेंट्रिसिटी c/a एंड c इज़ ऑलवेज लेस देन a। पैराबोला की एक्सेंट्रिसिटी इक्वल टू 1 होती है। ये सारे कर्व्स, पैराबोला, इलिप्स और हाइपरबोला की एक्सेंट्रिसिटी इससे बड़ी होती है। तो हाइपरबोला जिन बच्चों को नहीं मालूम है, तो अगर ये मैंने XY एक्सिस बनाए हैं, तो मेडिकल स्टूडेंट्स को कई बार नहीं मालूम, तो ये इस तरीके का कुछ कर्व होता है, ऐसे कुछ कर्व बनता है, उसकी 2 ब्रांचेज होती हैं। ठीक है, इलिप्स में तो आपको एक ही ओवल शेप कर्व दिख रहा है, पैराबोला में भी आपको एक ही कर्व दिख रहा है विच लुक्स अ लिटिल बिट लाइक दिस, या ग्लास। ठीक है, और हाइपरबोला में 2 ब्रांचेज होती हैं, तो हाइपरबोला की एक्सेंट्रिसिटी 1 से बड़ी होती है। तो ये इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि सेंट्रल फोर्स फील्ड, मतलब जब ग्रेविटेशनल फील्ड के अंदर किसी भी पार्टिकल को प्रोजेक्ट किया जाए, जैसे सैटेलाइट्स हैं। सैटेलाइट्स क्या हैं? सैटेलाइट्स आर बॉडीज विच हैव बीन प्रोजेक्टेड इन द ग्रेविटेशनल फील्ड ऑफ अर्थ।
ठीक है, या मे बी अदर स्टार्स या नेचुरल सैटेलाइट्स हैं, आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स हम लोग यूज़ करते हैं। तो जब किसी भी बॉडी को ग्रेविटेशनल फील्ड में प्रोजेक्ट किया जाएगा तो ग्रेविटेशनल फील्ड को हम सेंट्रल फोर्स फील्ड बोलते हैं, बिकॉज फोर्स इज सेंटर। सेंटर का मतलब एक केंद्र होता है। अगर कोई भी ऑब्जेक्ट को आपने थ्रो किया, ठीक है, प्रोजेक्ट किया, तो उसके ऊपर फोर्स तो केंद्र की तरफ ही लग रही है ना। जब ये बॉडी ऐसे मूव करके यहाँ आ जाएगी तो भी फोर्स उसी तरफ लग रही है। अब जब किसी बॉडी को हम प्रोजेक्ट करते हैं तो वो ये पाथ्स डिस्क्राइब कर सकती है। ये इसलिए मैंने इनको यहाँ पे डाला है कि इफ़ अ बॉडी इज़ प्रोजेक्टेड इन द ग्रेविटेशनल फील्ड ऑफ लेट अस से अर्थ, अब अर्थ के सेंटर की तरफ ही उस बॉडी पे फोर्स लगेगी, मतलब एक निश्चित केंद्र की तरफ, जिसको हम सेंट्रल फोर्स फील्ड बोलते हैं। तो ये चारों तरीके के पास बॉडी डिस्क्राइब कर सकती है, ठीक है। तो जैसे some of the bodies in gravitational field of the sun might be moving in hyperbolic path like maybe some comets, some might be moving along parabolic paths, जैसे हमने अर्थ सरफेस से एक प्रोजेक्टाइल को थ्रो किया है ना, और कांस्टेंट फोर्स mg को हम अप्रॉक्सीमेटली कांस्टेंट मान रहे हैं, तो हमने देखा प्रोजेक्टाइल मोशन पैराबोलिक होता है। some satellites move in elliptical paths, others move in circular paths। तो हम इसको थोड़ा सा समझ लेना चाहिए हमें, ठीक है, कि सेंट्रल फोर्स फील्ड में किसी भी बॉडी को अगर प्रोजेक्ट किया जाए तो इट कैन मूव अलॉन्ग दीज पाथ्स। तो देखो बेटा, एक चीज़ हमें इंटरेस्टिंग है जो हमें जान लेनी चाहिए। ज़्यादातर प्लैनेट्स के, जैसे हमने कहा लॉ ऑफ ऑर्बिट्स, केपलर्स लॉ ऑफ ऑर्बिट्स, कि ज़्यादातर जो प्लैनेट्स हैं वो उनके जो इलिप्टिकल पाथ्स हैं उनकी एक्सेंट्रिसिटी ना जो बहुत ही कम होती है, मतलब दे आर नियरली सर्कुलर ओनली। इट इज़ नॉट एज इफ़ के वो बहुत ज़्यादा ऐसे फ्लैट ओवल्स हैं या इलिप्स हैं, ठीक है, एक्सेप्ट फॉर प्लूटो। प्लूटो इज़ नाउ नो मोर अ प्लैनेट, ठीक है, वो देख लेना डेफिनेशन। इट हैज़ नॉट क्लियर्ड इट्स पार्ट्स ऑफ इट डेब्री, सो इट इज़ नो मोर कंसिडर्ड अ प्लैनेट। अराउंड 15 ईयर्स अगो इट वाज डिमोटेड, उसकी पोजीशन को लोअर डाउन कर दिया था, अभी वो प्लैनेट के तौर पे नहीं उसको हम गिनते हैं, तो मतलब प्रॉपर प्लैनेट नहीं मानते, ठीक है। मोस्ट ऑफ द प्लैनेट्स के लिए जो एक्सेंट्रिसिटी है वो कम है, मतलब जो ये फोकाई हैं ये इतनी दूर नहीं है जितना इस डायग्राम में दिख रहा है, बिल्कुल पास ही हैं सेंटर के। तो नियरली इलिप्टिकल पाथ्स में, नियरली सर्कुलर ऑर्बिट्स में प्लैनेट्स मूव करते हैं, ठीक है। अभी और भी देखेंगे इसके बारे में, मैंने कुछ डेटा आगे लिखा है। तो लॉ ऑफ ऑर्बिट्स और लॉ ऑफ इलिप्सिस है ना, वो क्या है कि प्लैनेट्स इलिप्टिकल पाथ्स में चलते हैं सन के अराउंड, ठीक है। बाकी अब एक इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि देखो, जब कोई प्लैनेट, यहाँ पे सन है, सन इज सपोज टू बी एट वन ऑफ द फोकाई ऑफ द इलिप्स, तो जब कोई प्लैनेट सन के अराउंड मूव करता है तो प्लैनेट का जो डिस्टेंस है यहाँ पे कुछ और है, यहाँ पे कुछ और है, सन से डिस्टेंस, यहाँ पे तो सन के काफ़ी पास आ गया। तो जब कोई प्लैनेट सन के सबसे पास आ जाता है तो उस पोजीशन को हम बोलते हैं पेरिहिलियन पोजीशन। व्हेन अ प्लैनेट रीचेस द नियरेस्ट टू द सन, दैट पोजीशन इज कॉल्ड एज द पेरिहिलियन। हीलियोस इज द सन इन ग्रीक लैंग्वेज। और जब प्लैनेट सन से सबसे ज़्यादा दूर चला गया, यहाँ पर मान लो सन यहाँ पर है, ठीक है, तो उसको हम बोलते हैं एपहिलियन पोजीशन। एप मीन्स फारदेस्ट फ्रॉम द सन, ठीक है। तो एपहिलियन और पेरिहिलियन, ये दो पोजीशंस को याद रखना चाहिए। तो जब एक प्लैनेट सन के अराउंड मूव कर रहा है तो उसका जो डिस्टेंस है सन से वो कंटिन्यूसली वेरी कर रहा है, ठीक है। लेकिन एक एवरेज डिस्टेंस ऑफ द प्लैनेट फ्रॉम द सन होता है, एवरेज डिस्टेंस ऑफ प्लैनेट फ्रॉम सन। It can be proved using calculus that the average distance of the planet from the sun is equal to a, which is the length of the semi-major axis, ठीक है। और अर्थ के लिए average distance of the earth from the sun, it is a very famous value 1.495 into 10 to the power 11 meters। इसको हम 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट भी बोलते हैं, ये यू मिसिंग है यहाँ पर, अप्रॉक्सीमेटली हम ये ले लेते हैं, इसको याद रख लेना चाहिए। एवरेज डिस्टेंस ऑफ द अर्थ फ्रॉम द सन, ठीक है, 8th क्लास की बुक से शुरू हुआ ये। तो अब आप देखो एक इंटरेस्टिंग चीज़, एक इंटरेस्टिंग प्रॉपर्टी, जब कोई प्लैनेट सन के पास मूव करता है तो उसका जो एंगुलर मोमेंटम है प्लैनेट का रिलेटिव टू द सन, देखो मान लो प्लैनेट यहाँ पर है और ये सन है, अब प्लैनेट के ऊपर जो फोर्स लग रही है ग्रेविटी की वो इस तरफ लग रही है, ठीक है। अगर मैं सन के विद रिस्पेक्ट में टॉर्क ले लूँ आर वेक्टर क्रॉस, अगर मैं ग्रेविटेशनल फोर्स की टॉर्क लूँ प्लैनेट के ऊपर relative to the sun, मतलब about the sun, if I take the torque of the gravitational force about the sun, it is 0, which basically means that when the planet moves around the sun, the angular, because torque is always equal to the rate of change of angular momentum with respect to time of a particle, planet को एक particle ही मान लो, ठीक है। तो प्लैनेट के ऊपर यदि टॉर्क 0 है तो उसका जो एंगुलर मोमेंटम है वो कांस्टेंट रहेगा। सो ये एक फैक्ट है, ऐसा नहीं है कि प्लैनेट का एंगुलर मोमेंटम अबाउट द सन 0 है, लेकिन एंगुलर मोमेंटम ऑफ अ प्लैनेट व्हेन इट मूव्स इन इट्स ऑर्बिट अराउंड द सन इज कांस्टेंट बिकॉज द टॉर्क ऑफ ग्रेविटी, और कोई फोर्स तो लगी नहीं रही प्लैनेट के ऊपर,
सन की फोर्स डोमिनेंट फोर्स है, फ्रिक्शनल फोर्सेस प्लैनेट्स पे है नहीं तो कभी की अर्थ रुक जाती मे बी, इट हैज़ बीन मूविंग फॉर बिलियंस ऑफ ईयर्स, ठीक है। तो एंगुलर मोमेंटम के कांस्टेंट रहने का क्या महत्व है, क्योंकि अभी हमने देखा था कि रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया वेक्टर ऑफ द प्लैनेट अबाउट द सन, मतलब क्या है कि मान लो किसी भी टाइम टी के ऊपर प्लैनेट यहाँ पर है, किसी भी टाइम टी के ऊपर मान लो प्लैनेट यहाँ पर है, अब ये ओरिजिन मान लो सन को, सो दिस इज द पोजीशन वेक्टर ऑफ द प्लैनेट रिलेटेड टू द सन, या फिर जिसको रेडियस वेक्टर भी बोलते हैं। तो ये जब मूव करेगी, जैसे हमने उस आर्टिकल में किया था अभी थोड़ी देर पहले, तो रेट ऑफ स्वीपिंग आउट ऑफ द एरिया बाय दिस लाइन, ये एरिया ऐसे मूव करेगी इनफाइनाइटेसिमल टाइम में, ठीक है ना, d प्लस डी टी टाइम तक ये कुछ एरिया स्वीप आउट करेगी, जिसको तो ये जो एरिया स्वीप आउट हुआ है डी ए वैक्टर, स्मॉल एरिया इन इनफाइनाइटेसिमल स्पेस, इफ आई डिवाइड डी ए बाई डी टी, दिस इज कॉल्ड एज एरियल वेलोसिटी ऑफ द प्लैनेट अराउंड द सन, या इसको हम बोलते हैं रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया of the triangle being described by the radius vector of the planet with respect to the sun. Now this is equal to L upon 2m, where m is the mass of the planet. Now if L is constant, then this is constant, that means aerial velocity is constant. मतलब चाहे planet इधर आ जाए तो भी उसका एरिया स्वीप आउट करने का रेट उतना ही होगा, चाहे प्लैनेट यहाँ आ जाए तो भी उसका एरिया स्वीप आउट करने का रेट उतना ही होगा। तो इसको अगर हम एक सिंपलर फॉर्म में देखें तो इसका मतलब ये निकलता है, जब हम कहते हैं कि एरियल वेलोसिटी ऑफ द प्लैनेट अराउंड द सन इज कांस्टेंट, जब हम कह रहे हैं डी ए वेक्टर ऑफ डी ए वेक्टर बाई डी टी कांस्टेंट है प्लैनेट के लिए, इसका मतलब सिंपल ये है कि मान लो T1 से T2 टाइम तक प्लैनेट यहाँ से यहाँ आ गया तो उसने ये एरिया स्वीप आउट किया। मान लो T1 से T2 टाइम में वो 3 महीनों में आता है, और T3 से T4 भी वो 3 महीनों में आता है, तो उसने ये एरिया स्वीप आउट किया। तो अगर T1 से T2 और T3 से T4 ये इक्वल टाइम इंटरवल्स हैं, तो इक्वल टाइम इंटरवल में द रेडियस वेक्टर ऑफ द प्लैनेट स्वीप्स आउट इक्वल एरियाज, ठीक है, एंड दैट इज कॉल्ड एज दी, इसको हम बोलते हैं केपलर्स लॉ ऑफ एरियाज, वी कॉल दिस एज दी केपलर्स लॉ ऑफ एरियाज। याद हो जाएगा, ये बिल्कुल ही आसान है, ठीक है। और ये क्वेश्चन कैसे आ रही है बताओ, कैन यू सेंस इट, वेयर डज दिस इक्वेशन कम फ्रॉम? जब प्लैनेट मूव कर रहा है तो उसके ऊपर नेट फोर्स, नेट टॉर्क कितनी है, 0, तो उसका एंगुलर मोमेंटम कांस्टेंट है एज इट मूव्स अराउंड द सन। सो एंगुलर मोमेंटम ऑफ द प्लैनेट रिलेटेड टू द सन इज कांस्टेंट एज द प्लैनेट मूव्स अराउंड द सन। अब जब प्लैनेट यहाँ पर है तो उसका एंगुलर मोमेंटम है मास ऑफ द प्लैनेट इनटू कितना, मास ऑफ द प्लैनेट इनटू ये वाला डिस्टेंस, ये डिस्टेंस को हम बोलते हैं डिस्टेंस ऑफ एपहिलियन, इस डिस्टेंस को हम बोलते हैं डिस्टेंस ऑफ पेरिहिलियन। तो ये जो डिस्टेंस ऑफ एपहिलियन और डिस्टेंस ऑफ पेरिहिलियन है, इन दोनों का सम कितना आ रहा है, ये 2a आ रहा है। समझ में आया, ये तो आपको वैसे भी इलिप्स की प्रॉपर्टी से पता है, पर यहाँ पे हम इसको देख भी सकते हैं। तो अब जब प्लैनेट इधर है तो उसका एंगुलर मोमेंटम है इतना, और जब प्लैनेट इधर है तो उसका एंगुलर मोमेंटम है इतना। अब क्योंकि दोनों एंगुलर मोमेंटम मैग्नीट्यूड में कांस्टेंट आएंगे, क्योंकि वो एंगुलर मोमेंटम ही कांस्टेंट है तो मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों कांस्टेंट है, तो जब आप इन दोनों को इक्वल करेंगे तो m तो कैंसिल हो जाएगा, और आपके पास ये जो मैंने नीचे इक्वेशन लिखी थी ये इक्वेशन आ जाएगी, जिसको हम बोलते हैं Vp इंटू आर पी इज इक्वल टू Va इंटू आर ए, ठीक है। तो केपलर्स लॉ ऑफ एरियाज, एंड समटाइम्स वी गेट अदर फॉर्मूले ऑल्सो इन विच वी रिलेट आर ए एंड आर पी टू लेट अस से एक्सेंट्रिसिटी ऑफ द प्लैनेट्स, वो भी आप कर सकते हो, ठीक है। बहुत ही ईजी है, क्योंकि ये डिस्टेंस आपको मालूम है कितना है, ये डिस्टेंस है आपके पास c विच इज़ इक्वल टू e टाइम्स a, ठीक है। ये डिस्टेंस को हम ऐसे लिख सकते हैं a आर पी इज इक्वल टू a माइनस a टाइम्स e, एंड आर ए को हम कैसे लिख सकते हैं, इस डिस्टेंस को हम लिख सकते हैं a प्लस ए ई, ठीक है। तो अब इन दोनों को अगर मैं ऐड कर देता हूँ, इन दोनों को अगर हम ऐड कर दें तो हमारे पास क्या आएगा, या फिर आप इन दोनों की रेशो ले लो, आर पी अपॉन आर ए कितना आएगा, 1 माइनस ई अपॉन 1 प्लस ई। तो ये कई बार यूजफुल हो जाता है ये वाला रिजल्ट, आर पी अपॉन आर ए इज 1 माइनस ई अपॉन 1 प्लस ई। केपलर्स लॉ ऑफ पीरियड्स क्या है बेटे, केपलर्स लॉ ऑफ पीरियड्स ये है कि आप जानते हो कि सन के अराउंड अलग अलग प्लैनेट्स चक्कर काट रहे हैं, तो अगर मैं एक प्लैनेट से दूसरे प्लैनेट पे जाऊँ, फिर तीसरे प्लैनेट पे जाऊँ, मतलब आई चेंज दी प्लैनेट्स, राइट, द प्लैनेट्स आर नॉट कॉन्स्टेंट। तो बेसिकली जब हम कहते हैं ये चीज़ उसके प्रोपोर्शनल है, तो क्या चीज़ चेंज कर रही है ये ज़रूर ध्यान में रखना चाहिए। सो इफ़ वी टेक इनटू अकाउंट डिफरेंट प्लैनेट्स, अगर मैं एक प्लैनेट से दूसरे प्लैनेट पे जाऊँ, हर प्लैनेट अलग अलग टाइम ले रहा है, जो उस प्लैनेट का ईयर है, अब अर्थ का ईयर कुछ और है, नहीं, मार्स, मरकरी, जुपिटर, इनको ज़्यादा टाइम, इनको अलग टाइम लगता है चक्कर काटने में। सो डिफरेंट प्लैनेट्स टेक डिफरेंट अमाउंट ऑफ
अर्थ ईयर्स टू टेक वन ऑर्बिट अराउंड द सन, बट इट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग द टाइम पीरियड ऑफ एनी प्लैनेट। अगर मैं किसी भी प्लैनेट के टाइम पीरियड का स्क्वायर करूँ और उस प्लैनेट की जो सेमी मेजर एक्सिस है, यानी कि उस प्लैनेट का मीन डिस्टेंस फ्रॉम द सन, उसका मैं क्यूब करूँ, तो जब हम अर्थ के लिए ये वैल्यू निकालें या मैं जुपिटर के लिए ये वैल्यू निकाल दूँ, ये रेशो निकाल दूँ, तो ये दोनों रेशो सेम आती हैं। नाउ इमेजिन केपलर फाउंड दिस लॉन्ग टाइम बैक विदाउट कंप्यूटर्स, और ये रेशो इतनी आती है। मैंने इसकी वैल्यू लिख दी, इसको याद रखना ज़रूरी नहीं है, वैसे ही मैंने लिख दिया बिकॉज इट इज़ अ ब्यूटीफुल वैल्यू ना। केपलर्स लॉ ऑफ पीरियड्स इज बेसिकली दिस, दैट स्क्वायर ऑफ द टाइम पीरियड ऑफ अ प्लैनेट इज प्रोपोर्शनल टू द क्यूब ऑफ द मीन डिस्टेंस ऑफ द प्लैनेट फ्रॉम द सन। ठीक है, और इन यूनिट्स ऑफ अर्थ ईयर, देखो यहाँ पे टाइम को हमने अगर हम ईयर्स में ले लें, मेजर कर लें, और जो डिस्टेंस है यानी कि लेट अस से ए इज़ अ सेमी मेजर एक्सिस ऑफ द प्लैनेट, उसको मैं एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट्स में मेजर करूँ, ठीक है, रादर देन मीटर्स में, और टाइम को सेकंड्स में ना लें, ठीक है। तो यहाँ पे हमने टाइम को लिया सेकंड में, डिस्टेंस को लिया मीटर्स में। अगर हम टाइम को मेजर करें अर्थ ईयर्स में, ईयर ऑफ अर्थ, और डिस्टेंस को मेजर करें एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट्स में, तो ये जो रेशो है, ये रेशो सभी प्लैनेट्स के लिए नियरली 1 आती है, यानी कि यूनिटी आती है ये। तो वेरी इंटरेस्टिंग बिट, ठीक है। सो 1 हैज़ अ डिफरेंट ओरिजिन। एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ठीक है, इसकी वैल्यू के बारे में काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन है। आई डोंट नो हाउ मच वी कैन कवर इन 1 क्लास, वी विल नीड 2 क्लासेस, बट थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। तो कुछ चीज़ें तो आपने पढ़ी हैं बेटे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के बारे में, ये तो एक कॉमन चीज़ है। देखो एक मिस्टेकन नोशन लोगों के माइंड में जो मोशन का चैप्टर पढ़ते समय कंसिडर करते हैं, नॉर्मली व्हाट पीपल बिलीव, इफ़ आई टेक अ बॉल, इफ़ आई टेक अ फेदर, बोथ ऑफ देम फॉल डाउन with a constant acceleration of 9.8 meters per second square, but they will fall down with a constant acceleration of 9.8 meters per second square only when they move purely under the influence of Earth's gravity. If you do this experiment in your classroom or home, then air friction will drastically affect the motion of these bodies. मतलब air friction इनके motion को काफ़ी हद तक प्रभावित करता है, जिसकी वजह से पंख तो बेचारे पीछे ही रह जाएंगे, और ये बॉल अगर हैवी है तो ये नीचे जल्दी गिर जाएगी। तो air friction is real. And if these bodies move under the absence of air friction, then both of them will fall together with the constant acceleration of 9.8 meters per second square near the surface of the earth या at the surface of the earth. ये common knowledge है कि अगर ये अर्थ का सरफेस है, अगर मैं ऊंचाई पे जाता हूँ, मान लो मैं 400 या 300 किलोमीटर ऊपर चला गया, तो वहाँ पे जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू वो हम एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि वो 9.8 रहे, थोड़ी सी कम हो जाएगी। 400-300 किलोमीटर जाने से एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी बहुत ज़्यादा चेंज नहीं करेगी, पर थोड़ी सी फ़र्क हो जाएगी। हाँ, आप 1000 किलोमीटर आगे चले गए हो, ऊपर चले गए हो अर्थ सरफेस से, वहाँ पर अगर आप एक चीज़ को छोड़ते हो तो आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि वो 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर की एक्सेलरेशन से नीचे आए। सो वैल्यू ऑफ जी चेंजेस, ठीक है, ड्यू टू वेरियस रीजंस। तो इसमें कई सारे कॉजेज हैं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के, ठीक है। एक तो आपने पढ़ा है हाइट के साथ, नहीं, एच हाइट के ऊपर, ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, द वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। अगर आपके माइंड में कोई भी कंफ्यूजन है कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या है, तो अगर मान लो मैं एच हाइट के ऊपर चला गया, अब ये एच हाइट डायग्राम में तो कम ही लग रही है कि ये अर्थ सरफेस है, अर्थ सरफेस, और मैंने एच हाइट थोड़ी सी ऊपर बना दी, तो इन रियलिटी एच कैन बी एनीथिंग, इट कैन बी 1000 किलोमीटर्स ऑल्सो। तो यहाँ पे अगर मैंने एक बॉडी को ड्रॉप किया, एम मास की बॉडी को, तो उसके ऊपर जो ग्रेविटी की फोर्स अर्थ की वजह से लगती है, तो वो इतनी आती है, इतनी आती है ग्रेविटेशनल की फोर्स, ग्रेविटी की फोर्स। अगर मैं ग्रेविटी की फोर्स को इस बॉडी के मास से डिवाइड कर दूँ, तो जो चीज़ मुझे मिलती है वही एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होती है, ठीक है, एच हाइट के ऊपर। तो वो वैल्यू इतनी आ जाएगी, आप देख लो। अब अगर आपको किसी ने कहा है कि अर्थ सरफेस के ऊपर आप चले गए हो, और आप कितनी ऊपर चले गए हो, अर्थ का रेडियस अप्रॉक्सीमेटली होता है, रेडियस ऑफ अर्थ अप्रॉक्सीमेटली होता है 6400 किलोमीटर। अगर आपको वैल्यू दी है तो वो यूज़ करो, नहीं तो ये वैल्यू यूज़ कर लेते हैं। अगर मैंने हाइट बॉडी की कर दी है RE/2, हाफ द रेडियस, 3200 किलोमीटर ऊपर चला गया अर्थ सरफेस से, तो सेंटर से तो मैं कितनी दूर चला गया, ये RE और ये RE/2, डायग्राम में नहीं लग रहा, यहाँ पे ले लेते हैं। तो यहाँ पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है ना, आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि वो 9.8 आएगी, तो इस इक्वेशन से पता चलेगा कितनी आ जाएगी, वैल्यू पुट करके आप निकाल लेना। और भी कई क्वेश्चन आते हैं कि कौन सी हाइट पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी अर्थ सरफेस के ऊपर जो उसकी वैल्यू उससे हाफ हो जाएगी, सब इस इक्वेशन से सॉल्व हो जाते हैं। लेकिन कई बार हम बोलते हैं कि अगर मान लो आप जिस हाइट पे गए हो वो इतनी ज़्यादा नहीं है, ठीक है, इट इज़ क्वाइट क्लोज टू दी सरफेस ऑफ द अर्थ, तो हम कई बार एक अप्रॉक्सीमेशन यूज़ करते हैं। तो ये अप्रॉक्सीमेशन ऑल्दो ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में, क्योंकि
इट इज़ नॉट अ वेरी वेरी करेक्ट फॉर्मूला समटाइम्स, तो हम इसको दूसरी तरीके से लिखते हैं। लेकिन अगर मैं कहता हूँ कि एक्शन ड्यू टू ग्रेविटी अर्थ सरफेस के h हाइट के ऊपर इतनी है, नहीं h हाइट के ऊपर, और अर्थ सरफेस के ऊपर ये h हाइट पर है। अर्थ सरफेस पे एक्शन ड्यू टू ग्रेविटी को हम अर्थ सरफेस के ऊपर का मतलब है अर्थ सरफेस से वेरी क्लोज, तो ये gm, ये तो याद रख लो कि g की वैल्यू g मास ऑफ अर्थ r², ये कहाँ पे एक्शन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू जब h को 0 कर देंगे हाइट अर्थ सरफेस के ऊपर। इसी को हम 9.8 स्टैंडर्ड वैल्यू कई बार ले लेते हैं। स्टैंडर्ड वैल्यू मीन्स विच इज़ टू बी यूज्ड इन न्यूमेरिकल्स। तो gh कितना आएगा, gh आ जाएगा, इसी से हम gme को कैंसिल कर देते हैं, तो हमारे पास re² अपॉन re प्लस h का होल स्क्वायर आ जाता है, यहाँ पे g लिख देते हैं, ये रेशो है। अब gh अपॉन g कितना आ रहा है, अब इसके अंदर से re को कॉमन ले लो, बाहर चला जाएगा, ऊपर वाले re से कैंसिल हो गए, 1 प्लस h अपॉन re होल स्क्वायर आ गया। अभी मैं साफ साफ नहीं लिख रहा हूँ पर आप कर लेना, gh अपॉन g ये बन गया 1 प्लस h अपॉन re का होल स्क्वायर और रेज टू द पावर -2, क्योंकि इसको मैंने डिनोमिनेटर से ऊपर कर दिया। अब इस पर बाइनोमियल अप्रॉक्सीमेशन कब लगा सकते हैं, जब h की वैल्यू रेडियस ऑफ अर्थ से बहुत ही कम है, तो ये आ जाएगा 1 - 2h अपॉन re। तो ये आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए कि ऐसा कोई फॉर्मूला एग्जिस्ट करता है, तो gh की वैल्यू आएगी 1 - 2h अपॉन re। ये समझ में आएगा। इसकी प्रैक्टिकल वैल्यू ज़्यादा नहीं है कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में, इसकी बहुत वैल्यू है कि h हाइट के ऊपर g की वैल्यू हम इससे निकाल सकते हैं। हाँ, अगर 200 किलोमीटर तक निकाल रहे हो तो ये फॉर्मूला फिर भी काम करेगा। ये फॉर्मूला तब काम करता है जब h अपॉन re की वैल्यू लेट अस से 0.01 के अराउंड है, मान लो, है ना, 0.1 के अराउंड भी मान लेंगे, हम काम चला लेंगे। लेकिन ये फॉर्मूला अदरवाइज लेस सिग्निफिकेंट है, ठीक है, लेस इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो आपको ये वाला फॉर्मूला हमेशा याद रखना चाहिए, एक्सेलरेशन टू ग्रेविटी एट द हाइट h अबव द सरफेस ऑफ अर्थ इज गिवन बाय दिस। ओके, ऐसे ही हमारे पास एक डेप्थ का भी था इसमें, आई थिंक समहाउ दैट सीम्स टू बी मिस्ड फ्रॉम दिस एंड इट माइट बी डिलीटेड बाय मिस्टेक, आई डोंट नो। तो उस आर्टिकल में हम क्या करते हैं, जो डेप्थ के ऊपर हम करते हैं उसमें हम ऐसे कुछ करते हैं कि मान लो हम अर्थ सरफेस के ऊपर एक माइन के अंदर चले गए, सपोज वी एंटर अ माइन एंड गो टू अ डेप्थ d, और हम यहाँ पर एक बॉल को ड्रॉप करते हैं, यहाँ पे एक टनल बना हुआ है, मान लो हम यहाँ पे एक एक्सपेरिमेंट करते हैं कि यहाँ पे एक्सेलरेशन टू ग्रेविटी कितनी है। तो एक्सेलरेशन टू ग्रेविटी एट अ डेप्थ d, हम ये रिजल्ट कई बार यूज़ करते हैं, राइट। ये तो आप देखो दोनों केसेस में, जब हम अर्थ सरफेस के ऊपर जा रहे हैं तब भी, और जब हम अर्थ सरफेस के नीचे जा रहे हैं तब भी, द वैल्यू ऑफ g डिक्रीजेज, ठीक है, बिकॉज पहले केस में वी आर मूविंग अवे फ्रॉम द सेंटर ऑफ द अर्थ, हेयर व्हाट इज गोइंग ऑन। तो इसके लिए आपको शेल थ्योरम रिकॉल करनी पड़ेगी, g एट अ डेप्थ d, है ना, तो आपको शेल थ्योरम रिकॉल करनी पड़ेगी। व्हाट इज द शेल थ्योरम से, तो शेल थ्योरम्स इन ग्रेविटेशन, शेल थ्योरम्स इन ग्रेविटेशन क्या कहती हैं, ये हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में शेल थ्योरम करी थी। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हमने क्या किया था, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हमने पढ़ा था कि अगर हम शेल थ्योरम के हमने दो पार्ट्स बनाए थे, नहीं, पहला पार्ट क्या था कि अगर आपके पास एक यूनिफॉर्म, या आप ये कहो कि स्फेरिकली सिमेट्रिक चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, ठीक है, तो हम उसको एक्सटीरियर पॉइंट पर हम इसके पूरे चार्ज को यहाँ सेंटर पे कॉन्सेंट्रेटेड मान सकते हैं। तो ये पढ़ो, द ग्रेविटेशनल फील्ड ड्यू टू अ यूनिफॉर्म शेल, है ना, यूनिफॉर्म शेल हो, शेल तो है अंदर से खोखला खाली। अब यूनिफॉर्म शेल दो टाइप्स के हो सकते हैं, थिन शेल भी हो सकता है जिसमें इनर रेडियस और आउटर रेडियस लगभग सेम हो या उनमें बहुत कम डिफरेंस हो, और थिक शेल ये हो सकता है कि आउटर रेडियस और इनर रेडियस में फ़र्क है पर ये यूनिफॉर्म शेल है। ये क्या है, ये यूनिफॉर्म शेल है, ठीक है ना। तो अगर मैं एक किसी भी यूनिफॉर्म शेल से किसी भी एक्सटीरियर पॉइंट पे रहता हूँ, है ना, तो पहली बात तो देखो इंटीरियर वाले में, मतलब ये अंदर वाले पार्ट में, इस शेल की वजह से, इस शेल का कुछ मास है m, ये थिक शेल है, ये थिन शेल है, अगर ये थिकनेस इज़ वेरी लेस, है ना, तो इस शेल की वजह से यहाँ पर ग्रेविटेशनल फील्ड ज़ीरो होती है। अब इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की शेल थ्योरम और ग्रेविटेशन की शेल थ्योरम में सिमिलैरिटी बहुत है, थोड़ा सा डिफरेंस भी है, वो भी हम बाद में देखेंगे। एट एनी पॉइंट आउटसाइड द यूनिफॉर्म शेल, चाहे थिक शेल है, चाहे थिन शेल है, चाहे यूनिफॉर्म स्फीयर है, या कोई भी स्फेरिकली सिमेट्रिक मास डिस्ट्रीब्यूशन है। स्फेरिकली सिमेट्रिक का मतलब ये है बेटा, देखो कई बार एक स्फीयर में नॉन यूनिफॉर्म
मास डिस्ट्रीब्यूशन भी हो सकता है, मतलब मास इज नॉट डिस्ट्रीब्यूटेड यूनिफॉर्मली। जो सेकेंड पार्ट ऑफ शेल थ्योरम है उसमें हम क्या करते हैं कि आउटसाइड द शेल जो ग्रेविटेशनल फील्ड है, मैं आपको बताता हूँ स्फेरिकली सिमेट्रिक क्या होता है पहले, चलो उसी पे देखते हैं। अब मान लो इसके अंदर मैटर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है, तो ये नॉन यूनिफॉर्म मास डिस्ट्रीब्यूशन बन जाएगा, ठीक है। तो क्या इसको शेल थ्योरम अप्लाई करेगी? तो अगर ये डिस्ट्रीब्यूशन स्फेरिकली सिमेट्रिक है, मतलब मान लो यहाँ से मैं r डिस्टेंस पे गया, अगर r डिस्टेंस पर जाने से जो डेंसिटी है, मास डेंसिटी, वो यहाँ हर जगह सेम है, ठीक है। अब मैं थोड़ा सा यहाँ गया, अब यहाँ जाने पे मास डेंसिटी अगर हर जगह सेम है इस रेडियस के ऊपर भी, इस रेडियस और इस रेडियस में मास डेंसिटी में फ़र्क हो सकता है। देखो यूनिफॉर्म स्फेरिकल मास डिस्ट्रीब्यूशन में, यूनिफॉर्म मास डिस्ट्रीब्यूशन में तो क्या होगा, इस रेडियस और इस रेडियस की डेंसिटी सेम आएगी, मतलब मास पर यूनिट वॉल्यूम यहाँ पर और मास पर यूनिट वॉल्यूम यहाँ पर दोनों सेम हो जाएंगे, उसको तुम बोलेंगे एक यूनिफॉर्म मास, यूनिफॉर्म स्फेरिकल मास डिस्ट्रीब्यूशन। लेकिन स्फेरिकली सिमेट्रिक मास डिस्ट्रीब्यूशन में क्या है कि आर रेडियस पर हर जगह पर मास की जो डेंसिटी है वो एक जितनी है, और थोड़ा सा बाहर चले गए वहाँ पे भी हर जगह मास डेंसिटी सेम है, पर इस डेंसिटी और इस डेंसिटी में फ़र्क हो सकता है, दोनों में से एक कोई ज़्यादा भी हो सकती है, उसको हम बोलते हैं स्फेरिकली सिमेट्रिक है, मतलब सेंटर से एक डिस्टेंस के ऊपर डेंसिटी मास की कांस्टेंट है। ऐसी चार्ज के लिए भी स्फेरिकली सिमेट्रिक चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगा कि अगर हम सेंटर से यहाँ पे गए तो वहाँ पे रो की वैल्यू हर जगह सेम है, और यहाँ से यहाँ गए तो यहाँ पे भी रो की वैल्यू हर जगह सेम है, लेकिन यहाँ की रो और यहाँ की रो अलग हो सकती है। तो अगर ये स्फेरिकली सिमेट्रिक मास डिस्ट्रीब्यूशन है या स्फेरिकली सिमेट्रिक चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, तो किसी भी एक्सटीरियर पॉइंट के ऊपर इसकी ग्रेविटेशनल फील्ड निकालने के लिए आप इसके पूरे के पूरे मास को, या इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए इसके पूरे के पूरे चार्ज को इसके सेंटर के ऊपर कॉन्सेंट्रेटेड मान सकते हो, ठीक है। तो एट एनी पॉइंट आउटसाइड द यूनिफॉर्म शेल द ग्रेविटेशनल फील्ड इज सेम एज दैट ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज या पॉइंट मास, है ना, ऑफ सेम मास, है ना, टोटल सेम टोटल मास, जो भी इसका टोटल मास है, तो प्लेस्ड एट द सेंटर ऑफ द शेल। नहीं, यही हमने किया था। तो अब एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो मैं आपको बता रहा था कि इसके अंदर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से थोड़ा सा डिफरेंस क्या है। देखो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हमने पढ़ा था एक शील्डिंग होती है, इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग। इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग क्या है कि अगर मैं किसी भी मेटल के कैविटी में, ये मान लो मेटल का एक कैविटी है, मतलब मेटल की बनी हुई चीज़ जिसके अंदर एक खोखला भाग है, तो अगर मैं यहाँ पर किसी भी एक चार्ज को रखता हूँ और जो बाहर वाला रीजन है वहाँ पे कोई चार्ज है, मान लो Q डैश, तो ये Q डैश चार्ज, ये Q डैश चार्ज इस Q के ऊपर फोर्स नहीं लगा पाएगा क्योंकि इस कैविटी के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड ज़ीरो है। अब अगर हम ग्रेविटी की बात करेंगे तो हमने कहा कि ये जो यूनिफॉर्म शेल है, मान लो ये स्फेरिकली सिमेट्रिक शेल है, इस शेल की वजह से ए पॉइंट पर ग्रेविटेशन फील्ड ज़ीरो है, मतलब ये शेल चाहे m मास का है, ये यहाँ पे रखे m0 मास के ऊपर फोर्स नहीं लगाएगा, इस मास की वजह से इसके ऊपर ग्रेविटेशन फोर्स ज़ीरो होगी। लेकिन अगर एक मास m डैश कोई बाहर पड़ा हुआ है तो वो m डैश मास इसके ऊपर फोर्स लगा सकता है, इसको कोई शील्डिंग नहीं मिलती जैसे कि इलेक्ट्रिक केस में मिलती है, ठीक है। तो ये एक शेल थ्योरम का डिफरेंस है इलेक्ट्रिक और ग्रेविटेशनल केस में। तो बेसिकली व्हाट वी वांट टू अंडरस्टैंड हियर इज, हम ये समझना चाहते हैं कि जब हम डी डेप्थ के ऊपर जाते हैं और यहाँ पे मैंने अगर एक बॉडी को रिलीज़ किया है, ठीक है, अगर मैंने यहाँ पर एक बॉडी को रिलीज़ किया है तो यहाँ पे बॉडी को छोड़ने के बाद उसको कितनी जी की वैल्यू महसूस होगी, क्या 9.8 या उससे कम? तो उससे कम है, ये तो मैंने बता दिया। लेकिन जब हम बॉडी को यहाँ छोड़ते हैं तो उसके ऊपर सिर्फ ये वाली अर्थ, शेल थ्योरम क्या कहती है कि जो बाहर वाली अर्थ का मास है ये कोई भी फोर्स नहीं लगा पाएगा, ग्रेविटी की फोर्स इस पार्टिकल पे नहीं लगा पाएगा, ठीक है। इट विल नॉट बी एबल टू अप्लाई अ ग्रेविटेशनल फोर्स ऑन दिस मास, ठीक है। दिस अर्थ विल बी एबल टू अप्लाई अ फोर्स ऑन दिस मास, नॉट दिस, ठीक है। यही शेल थ्योरम है। अब ये जो अंदर वाली अर्थ है इसका मास कितना है, ये तो सिंपल कैलकुलेशन है, आपको मालूम है। और ये तो अर्थ को हमने यूनिफॉर्म मान लिया, इस आर्टिकल में एक एरर है, या अप्रॉक्सीमेशन मान लो या एक एजम्पशन मान लो कि हम अर्थ को एक यूनिफॉर्म स्फीयर मानते हैं, जबकि अर्थ ना तो स्फीयर है ना ही यूनिफॉर्म है। तो इस मास का, इस अर्थ का मास, मतलब जो अंदर वाला स्फीयर है ना, ये अर्थ की आउटर सरफेस है, ठीक है। तो इसका जो मास आएगा m डैश, वो कितना आ जाएगा, डेंसिटी इनटू वॉल्यूम ऑफ दिस, ठीक है। तो ये मास आ जाएगा। अब
जो ग्रेविटी की फोर्स यहाँ, जो एक्सेलरेशन टू ग्रेविटी यहाँ पे आएगी, वो कैसे आएगी? आपको मालूम ही है, यहाँ पे हमने एक एम मास के पार्टिकल को रिलीज़ किया और उसके ऊपर जो ग्रेविटी की फोर्स लगी उसको मास से डिवाइड कर दिया, तो आपको जी मिल जाएगा। अब जो ग्रेविटेशनल फोर्स आएगी वो जी एम डैश एम अपॉन, ये डिस्टेंस कितना है, अगर मैं यहाँ पे छोड़ रहा हूँ तो इन दोनों के बीच में डिस्टेंस है आर ई माइनस डी, तो आर ई माइनस डी का होल स्क्वायर, और इसको मास से डिवाइड किया आपने, तो आपके पास ये एक्सप्रेशन आ गया। देख लोगे कैसे, क्योंकि हमने एम डैश की ये वैल्यू इसमें जब डाल देंगे तो ये एक्सप्रेशन आ जाएगा, ये आप देख लेना। तो मतलब ये फॉर्मूले में से आप देख लेना, जी डी की एक्सप्रेशन ये आ जाएगी जो मैंने आपको याद करके बताई, जी एच की वैल्यू ये आ रही थी पहले, तो दोनों ही जी से कम हो जाती हैं, है ना, वेदर यू गो अप और डाउन। तो अर्थ के सरफेस, अर्थ के सेंटर की तरफ जाने से जी की वैल्यू एट अ डेप्थ डी कम क्यों होती है एज कम्पेयर टू दी वैल्यू एट द सरफेस? बिकॉज सम ऑफ द मास ऑफ द अर्थ इज एक्सक्लूडेड। अब ये एक इम्पॉर्टेंट है आर्टिकल, वेरिएशन ऑफ जी विद लैटिट्यूड। बेटा अगर आपको नहीं मालूम है तो मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। देखो होता क्या है कि जैसे अब ये वाली फिगर आप देख रहे हो, इस फिगर में यहाँ पे मैंने अर्थ दिखाई हुई है और मैंने दो प्लेसेस दिखाई हुई हैं ए और बी। अब ये इन दोनों प्लेसेस के लैटिट्यूड अलग हैं। अगर आपको पता है कि अर्थ का इक्वेटर जो ये होता है, अर्थ के इक्वेटर का लैटिट्यूड होता है 0 डिग्रीज, है ना, 0 डिग्रीज बोलते हैं, अर्थ का इक्वेटर इज 0 डिग्री पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड। लेकिन जो ए पॉइंट है यहाँ पर, मे भी कोई जगह होगी अर्थ सरफेस के ऊपर, और ये बी पॉइंट है, वो भी कोई अनदर लोकेशन होगी अर्थ सरफेस के ऊपर, तो ए और बी के लैटिट्यूड्स अलग हैं। अब अलग अलग लैटिट्यूड के ऊपर जी की वैल्यू अलग अलग आती है, ठीक है। तो वेरिएशन ऑफ जी विद लैटिट्यूड। अच्छा, ये इसमें बीच में एक आर्टिकल दिया हुआ है, तो इसको हम रफली व्यू कर लेते हैं। अर्थ रोटेट करती है ना, अर्थ रोटेट करती है, शायद इस एक्सिस के अराउंड नहीं करती, तो थोड़ी सी अर्थ की एक्सिस ऐसे टिल्टेड होती है, बट अभी फॉर द टाइमिंग हम उस टिल्टेड एक्सिस को ऐसे घुमा के इमेजिन कर लेते हैं। और वैसे तो इक्वेटर थोड़ा सा ऐसे होना चाहिए, बट चलो अभी मैं थोड़ा सा इसको ऐसे दिखा देता हूँ टू अंडरस्टैंड द मेन आइडिया विच वी वांट। तो देखो मेन चीज़ क्या है कि अगर मैं कहीं पे भी अर्थ के सरफेस के ऊपर किसी भी बॉडी को रिलीज़ करता हूँ, ये अर्थ के सरफेस पे एक पॉइंट है, ये एक बॉडी है, मैंने इसको यहाँ रिलीज़ किया, तो फोर्स तो सेंटर की तरफ लगेगी ग्रेविटी की, ठीक है। लेकिन जो रोटेशन ऑफ अर्थ है वो इस बॉडी की एक्सेलेरेशन को अफेक्ट करती है। देखो एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी को हम क्या बोलते हैं? सपोज हम ऐसे मानते हैं कि किसी भी जगह पे आप बॉडी को रिलीज़ करोगे तो उसके ऊपर जो फोर्स लगेगी, नेट फोर्स लगेगी, ठीक है, डिवाइड बाय द मास ऑफ द बॉडी। इफ़ वी कॉल दिस एज द इफेक्टिव वैल्यू ऑफ जी एट दैट प्लेस, ठीक है। देखो अगर अर्थ रोटेट नहीं कर रहा होता फिर तो केवल अर्थ की ग्रेविटेशनल फोर्स का ही इफेक्ट इस मास के ऊपर होता, लेकिन जब मैं नेट लिख रहा हूँ तो इसका मतलब क्या है कि बेसिकली अर्थ एक नॉन इनर्शियल फ्रेम है। जब अर्थ ऐसे स्पिन करती है तो इस बॉडी के ऊपर अर्थ की ग्रेविटेशनल फोर्स के अलावा और भी फोर्स लगती है, अगर आपको नहीं मालूम है तो, जिसको हम सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बोलते हैं। अगर मैं बॉडी को यहाँ दिखा दूँ तो ग्रेविटी की फोर्स तो लगती है इस तरफ ऐसे, लेकिन क्योंकि ये बॉडी सर्कल में जा रही है अर्थ की रोटेशन की वजह से, ठीक है, इस सर्कल के रेडियस को आप x मान लो, ये रेडियस ऑफ अर्थ है, इसको आप r ही मान लो, ठीक है। तो ये बॉडी जब रोटेट कर रही है अर्थ सरफेस के ऊपर, तो इसके ऊपर एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगती है, इतनी ज़्यादा नहीं जितनी मैंने दिखाई है, रिलेटिव टू द ग्रेविटेशनल फोर्स इट इज़ वेरी लेस, ये भी बहुत ज़्यादा दिखा दी मैंने, ठीक है। तो रिलेटिव वैल्यू ये ग्रेविटी की फोर्स, तो ये थोड़ी सी फोर्स जो है जिसको हम सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बोलते हैं। तो अगर आपको मालूम है अगर अर्थ की एंगुलर स्पीड है ओमेगा और ये बॉडी एक्स रेडियस के सर्कल में चल रही है, तो m, इफ़ m इज़ द मास ऑफ दिस बॉडी, ओमेगा स्क्वायर अर्थ की एंगुलर स्पीड, और इस पॉइंट की भी इस सर्कल में जो एंगुलर स्पीड आएगी वो भी सेम होती है, ओमेगा स्क्वायर इंटू एक्स। ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है ना, या स्यूडो फोर्स इस बॉडी पे यहाँ पे लगती है। तो जब आप इस बॉडी को थोड़ी सी हाइट पे रिलीज़ करोगे तो इन दोनों का जो रिजल्टेंट आएगा वो ऐसे कुछ आ जाएगा। ये टोटल फोर्स इस बॉडी के ऊपर लगेगी और ये जो नेट फोर्स है ये उसकी एक्सेलेरेशन कॉज करेगी। तो दिस बिकम्स लाइक अ इफेक्टिव वैल्यू ऑफ एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट एनी लैटिट्यूड। तो अब होगा क्या कि जब हम इक्वेटर के ऊपर चले जाएंगे, जब हम इक्वेटर के ऊपर जाएंगे, या ऐसे करो जब हम पोल के ऊपर चले गए तो x 0 हो जाएगा। x 0 होने से जो ये वाली फोर्स है वो 0 हो जाएगी और सिर्फ ग्रेविटी ऑफ अर्थ बॉडी के ऊपर एक्सेलेरेशन कॉज करेगी, ठीक है। तो हम बोलते हैं कि पोल्स के ऊपर अर्थ की रोटेशन का इफेक्ट सबसे कम होता है, मतलब हम बॉडी को रिलीज़ करते हैं तो उसके ऊपर जो एक्सेलेरेशन उसमें आती है दैट इज़ प्योरली ड्यू टू द ग्रेविटी ऑफ अर्थ। और इक्वेटर के ऊपर ये जो x है ये सबसे ज़्यादा होता है, मतलब ये वाली फोर्स सबसे ज़्यादा आएगी,
ऐसे और ऐसे। तो इक्वेटर के ऊपर ग्रेविटी की फोर्स तो इस तरफ लग रही है, लेकिन जो स्यूडो फोर्स लग रही है या जिसको हम बोलते हैं सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, वो सबसे ज़्यादा होती है। x बिकम्स इक्वल टू आर ई ओनली, रेडियस ऑफ अर्थ। तो इक्वेटर के ऊपर रोटेशन ऑफ अर्थ का इफेक्ट मैक्सिमम होता है। तो ये आप पढ़ लेना, इफेक्ट ऑफ रोटेशन इज मैक्सिमम एट द इक्वेटर। तो सिर्फ रोटेशन ऑफ द अर्थ की वजह से ही, सिर्फ रोटेशन ऑफ द अर्थ की वजह से क्या होता है, g की वैल्यू नहीं, अगर मैं अर्थ को ऐसे बनाऊं तो इक्वेटर के ऊपर यहाँ पे g की वैल्यू और यहाँ पे g की वैल्यू में काफ़ी फ़र्क तो सिर्फ रोटेशन ऑफ अर्थ की वजह से ही आ जाता है। तो बेटा देखो, वेरिएशन ऑफ g विद लैटिट्यूड में क्या है, अगर ये वाला जो पॉइंट है ये अगर अर्थ सरफेस के ऊपर है और ये ऐसे r रेडियस के अंदर अर्थ के साथ स्पिन कर रहा है, अर्थ की एंगुलर स्पीड है ओमेगा, और अर्थ का जो टाइम पीरियड है आपको मालूम ही है 24 आवर्स अप्रॉक्सीमेटली, तो ओमेगा इज इक्वल टू 2π/t। इसको हम चाहें तो रेडियंस पर सेकेंड में भी एक्सप्रेस कर सकते हैं। तो स्मॉल एंगुलर वेलोसिटी आएगी जितनी भी, वो हम लिख लेंगे। तो अब देखो, अगर मैं P पॉइंट को सेंटर ऑफ द अर्थ से ज्वाइन कर देता हूँ तो ये जो एंगल बनता है लैम्डा, इस एंगल को हम बोलते हैं लैटिट्यूड ऑफ दिस पॉइंट P। P इज़ अ पॉइंट ऑन द अर्थ सरफेस, मे बी सम टाउन। और अगर मैं इस वाली लाइन के साथ इस लाइन का एंगल लेता हूँ ये, तो दैट इज़ द कॉम्प्लीमेंट्री एंगल ऑफ दिस एंगल लैटिट्यूड। इसको हम बोलते हैं को लैटिट्यूड ऑफ द पॉइंट P। सो दीज टर्म्स यू मस्ट नो, को लैटिट्यूड एंड लैटिट्यूड। ठीक है, अब हम यहाँ पे निकालते हैं कि नेट फोर्स। देखो थोड़ी सी ये लेंथी कैलकुलेशन है, लेकिन इस पॉइंट के ऊपर एक तो ग्रेविटी की फोर्स है और एक ये स्यूडो फोर्स जो मैं आपको बता रहा था m⍵² r। अगर इसको मैंने x दिया तो m⍵² x, इसको अगर मैंने स्मॉल r किया तो m⍵² r। ठीक है, अब जो ये नेट इन दोनों का रिजल्टेंट आएगा पैरेललोग्राम लॉ से, तो एक तो ये वाली फोर्स, इसको मैं mg ले लेता हूँ, m⍵² a² + b² + 2ab cos ऑफ थीटा। अब इन दोनों के बीच में एंगल बड़ा इजी है चेक करना, ये लैम्डा है तो ये भी लैम्डा है, लेकिन इन दोनों के बीच में आएगा पाई माइनस लैम्डा। तो यहाँ पे हमने cos पाई माइनस लैम्डा रख दिया। cos पाई माइनस लैम्डा होता है माइनस cos लैम्डा। ठीक है, अब ये m² इसमें भी आएगा, m² इसमें भी आएगा और m × m m² इसमें भी आएगा। इसको हमने कॉमन ले लिया, यहाँ से g² आया, यहाँ से आपके पास r² आया और ω⁴ आया, यहाँ से g r, ये सारी टर्म्स आ गई। ठीक है, तो ठीक है, ये आ गया। तो अब इसमें से हमने m² कॉमन ले लिया, यहाँ से ये पूरी एक्सप्रेशन बन जाएगी। दिख रहा है आपको, ये आप कर लेना। अब इसमें से हम एक स्टेप और करेंगे क्लेवरली, जो कि एक स्टैंडर्ड स्टेप है। तो ये जो m² है ये तो स्क्वायर रूट के बाहर जाके इस m के साथ कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे g लैम्डा बचेगा, मतलब वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट अ प्लेस हुज लैटिट्यूड इज लैम्डा। तो यहाँ पर हम g² को भी कॉमन लेके बाहर g लिख लेते हैं, तो ये g² इसके साथ डिनोमिनेटर में जाएगा g, और ये r e। अब देखो हमने इस स्मॉल r को कैसे लिखा, इस वाली फिगर से, इस वाली फिगर से अगर मैं ये वाला एंगल देखता हूँ, ये लैम्डा एंगल है इसके साथ ऑल्टरनेट बन के, तो अगर मैं cos लैम्डा लेता हूँ तो cos लैम्डा इज स्मॉल r अपॉन कैपिटल R e, तो r e cos लैम्डा, तो इस स्मॉल r को मैंने r e cos लैम्डा कर दिया, तो r e cos लैम्डा तो ये स्क्वायर है, तो इसको मैंने होल स्क्वायर कर दिया, ω² कर दिया, ये ⁴ है, तो ये आ गई। बेसिकली ये जो वैल्यू है ये बहुत ही कम होती है ना, आपके नोट्स में लिखा हुआ है ये 1/291 के अराउंड, इसका भी हमने स्क्वायर कर दिया। तो ये बेसिकली है ना 4th प्लेस ऑफ डेसिमल या 5th प्लेस ऑफ डेसिमल में भी इफेक्ट नहीं डालेगी। ठीक है, तो 1/300 इसको ले लें, तो आप देखो ये कितना इफेक्ट डालेगी। तो इस टर्म को cos लैम्डा वैसे ही 1 से कम होता है, तो ये पूरी की पूरी जो टर्म है ये नेग्लिजिबली स्मॉल है, इसको हम 0 मान लेंगे इसमें, क्योंकि हम g की वैल्यू लैम्डा लैटिट्यूड के ऊपर निकालना चाहते हैं। ठीक है, तो g लैम्डा, तो हमारे पास ये आ गया g लैम्डा। अब ये g यहाँ पर है और ये 1 यहाँ पे एज सच आ जाएगा, और ये -2 r e cos² लैम्डा ω²/g। अब इसका हम इस पूरे को स्क्वायर रूट को हमने यहाँ पे 1/2 ऐसे लिख दिया। ठीक है, अब इस पे बाइनोमियल अप्रॉक्सीमेशन लगाओगे, क्योंकि अगेन ये चीज़ 1 के कंपैरिजन में बहुत ही कम है। ठीक है, तो इसके ऊपर हम बाइनोमियल अप्रॉक्सीमेशन लगा दें तो 1 + 1/2 इस 2 से मल्टीप्लाई होकर ये 2 का फैक्टर भी कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास ये एक्सप्रेशन आएगी, विच आई थिंक इज़ यू कैन रिमेंबर। तो इसको अगर मैं g को इससे मल्टीप्लाई करता हूँ तो मेरे पास ये वाली वैल्यू आ जाएगी g लैम्डा की। तो ये आपको याद रखनी चाहिए। ठीक है, H.C. वर्मा की बुक में आई थिंक जो आपका सर्कुलर मोशन वाला चैप्टर है 11th की बुक में, उसमें ये कैलकुलेशन दी हुई है। हम इसको अब यहाँ कर रहे हैं बिकॉज तब भी मैंने स्किप कराया था कि इसको हम बाद में करेंगे। अब ये वैल्यू
आप याद रख लो। इक्वेटर के ऊपर ये क्या बन जाएगा, इक्वेटर के ऊपर लैम्डा की वैल्यू आ जाएगी 0 और cos स्क्वायर लैम्डा 1 आ जाएगा। तो इक्वेटर वाला फॉर्मूला ये यहाँ पे G0 लिख के मैंने लिखा है, ये अलग से याद कर लो। और G π/2 मतलब पोल के ऊपर अगर हम चले जाएं, क्योंकि पोल के ऊपर लैम्डा की वैल्यू π/2 बन जाएगी, तो वहाँ पे ये G आ जाएगा। और G की वैल्यू, ठीक है, ये स्टैंडर्ड वैल्यू पोल के ऊपर इतनी आ जाएगी, G π/2 उस पोल के ऊपर 983.21 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो इफेक्ट ऑफ रोटेशन इज़ 0 एट दी पोल्स, ये मैंने ऐड कर दिया यहाँ पे नोट्स में। तो बेसिकली आपको इसके अंदर से सारी चीज़ें याद रखनी है। और एक स्टैंडर्ड लैटिट्यूड होता है ना, जहाँ पे हम G की वैल्यू मेजर करते हैं, स्टैंडर्ड लैटिट्यूड। तो G की वैल्यू 45 डिग्रीज पर थ्योरेटिकल वैल्यू इतनी आती है, एक्सपेरिमेंटल वैल्यू G 45 डिग्री के लैटिट्यूड पे इतनी आती है। मतलब किसी पर्टिकुलर कोर्स में ये यूज़फुल हो सकती हैं, अभी शायद आप लोगों के लिए यूज़फुल नहीं। तो G की जो स्टैंडर्ड वैल्यू न्यूमेरिकल्स या कुछ कैलकुलेशन में यूज़ होती हैं, तो 45 डिग्री लैटिट्यूड के ऊपर जो उसकी वैल्यू है, ठीक है, वो हमें यूज़ करनी होती है कई सारी कैलकुलेशन में। ओमेगा स्क्वायर आर ई की वैल्यू इतनी कम होती है, ये याद रखना चाहिए। बेसिकली ये वैल्यू हमें क्या बता रही है, ये वैल्यू हमें ये बता रही है कि रोटेशन का इफेक्ट, ठीक है, कितना आएगा। तो G लैम्डा इज इक्वल टू G माइनस ऐसे लिख दिया, ये हमने R ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू इसके अंदर रख दी है, ठीक है। तो आप इसको ऐसे भी याद रख सकते हो, नहीं, G लैम्डा इज G माइनस 3.37 इंटू कॉस स्क्वायर लैम्डा। तो दिस शोज हाउ रोटेशन अफेक्ट्स दी वैल्यू ऑफ G, ठीक है, क्योंकि जब अलग अलग लैटिट्यूड्स पे जाएंगे तो रोटेशन का इफेक्ट हमें दिखेगा, समझ रहे हो। अब कुछ चीज़ें मैंने यहाँ पे लिखी हैं नोट्स में, तो ये याद करने वाली चीज़ें हैं। G एट पोल्स इज मोर देन दी G एट इक्वेटर, रीज़न G at poles is greater than the G at equator by 1.8 सेंटीमीटर्स पर सेकेंड स्क्वायर। अब ये जो G की वैल्यू है, ये पोल के ऊपर इतने अमाउंट से इसलिए ज़्यादा होती है क्योंकि पोल के ऊपर जो अर्थ का रेडियस है वो कम है। मतलब अर्थ इज़ नॉट अ परफेक्ट स्फीयर। तो अर्थ, अगर मैं स्फीयर को ऐसे बनाऊँ तो थोड़ा सा अर्थ ऐसी होती है, इस शेप को हम बोलते हैं ऑब्लेट स्फीरॉइड। और अर्थ की शेप को, इसी शेप को एक स्पेशल नाम भी दिया हुआ है जियोइड। तो पोल के ऊपर रेडियस कम होता है, तो पोल के ऊपर रेडियस कम होने की वजह से G की वैल्यू पोल पर इतने अमाउंट से ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू दी वैल्यू एट इक्वेटर, इक्वेटर की वैल्यू से ज़्यादा। और रोटेशन की वजह से पोल के ऊपर जो अर्थ G की वैल्यू है वो 3.37 सेंटीमीटर्स पर सेकेंड स्क्वायर से ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू पोल्स। तो मतलब पोल्स और इक्वेटर में रोटेशन की वजह से कितना वैल्यू का डिफरेंस आता है G में, 3.37 सेंटीमीटर्स पर सेकेंड स्क्वायर। और पोल के ऊपर रेडियस कम होने की वजह से G की वैल्यू में कितना फ़र्क आता है, 1.8 सेंटीमीटर्स पर सेकेंड स्क्वायर। तो ये सारा डेटा है काफ़ी सारा, ठीक है। तो बाकी और भी फैक्टर्स हैं जो G की वैल्यू को अफेक्ट करते हैं, जैसे कि नॉन स्फेरिकल नेचर ऑफ द अर्थ, जो मैंने अभी थोड़ा सा बताया आपको, पोल्स के ऊपर G की रेडियस कम होता है। नॉन यूनिफॉर्मिटी ऑफ अर्थ की वजह से भी G की वैल्यू वेरी कर सकती है। तो ये थोड़े से कॉम्प्लेक्स फैक्टर्स हैं, ठीक है। तो ये ईजी ड्यू टू पॉइंट मास इन वेक्टर फॉर्म लिखा हुआ है, ये तो आप देख लेना। यहाँ पे एक मास रखा हुआ है और r वेक्टर डिस्टेंस के ऊपर हम Eg की वैल्यू लिखेंगे। तो मैग्नीट्यूड तो Eg का हमें पता ही है, नहीं, G/r²। ये समझ में आ जाएगा कैसे। यहाँ पर इसका मैग्नीट्यूड, यहाँ टेस्ट मास रखो, टेस्ट मास के ऊपर फोर्स कितनी लगेगी, फोर्स डिवाइड बाय द वैल्यू ऑफ द टेस्ट मास। तो आपके पास Eg की वैल्यू आ जाएगी, Eg की वैल्यू आई Gm/r²। अब अगर मुझे इसको वेक्टर फॉर्म में लिखना है, इसको मुझे वेक्टर फॉर्म में लिखना है, तो ये तो मैग्नीट्यूड हो गया। डायरेक्शन क्या है, r वेक्टर से ऑपोजिट, r वेक्टर से ऑपोजिट यूनिट वेक्टर ऐसे आ जाएगी। तो ये वैल्यू अगर इसमें हम डाल देंगे तो ये सेम आ जाएगा।